तो गाइस अगर आप भी DU SOL NCO या रेगुलर स्टूडेंट है और आपके पास भी सब्जेक्ट है रीडिंग इंडियन फिक्शनल इन इंग्लिश, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि भाई इस वीडियो में पूरा वन शॉट में इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अगर आप अभी फेल भी हो रहे हैं ना, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आप पास हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके फेल और पास होने के बीच में जो आपका डिफरेंस रह गया ना, वो इस वीडियो का रह गया, इस PDF का रह गया जो मैं बना के लाया हूँ। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा वन शॉट में सारा कुछ कंप्लीट कराया थ्योरी का, क्योंकि आप इनकी बुक से पढ़ेंगे। 130-140 पेज की इनकी बुक है, समझ आपको आएगा नहीं। एक टॉपिक के बारे में लिखा होगा, एक टॉपिक 3-4 पेज में निपटाएंगे, उसमें आपको 3-4 पेज पढ़ने के बाद भी समझ आएगा नहीं अब क्या लिखा गया है, वो कितना एक्सेजरेट करके लिखा हुआ चीज़ों को। एट द एंड आपको समझ नहीं आया क्या इसमें पढ़ूँ और क्या इसमें याद करूँ जो मैं लिख सकूँ। ठीक है, और मैं PDF बना के लाया हूँ, आपको दिख रहा है जैसे मैं हर बार लाता हूँ, और इसमें मैं ईजी लैंग्वेज में सब कुछ लिख के लिया हूँ। जैसे कि आप दिख रहा है सारा कुछ मैं ईजी लैंग्वेज में ऐसे लिख के लाया हूँ कि आप पहले तो मैं पढ़ाऊँगा, आपको बोलूँगा, आप बोलने से समझ जाएंगे जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको वैसे दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर भी मैं इंग्लिश में भी लिख लाया हूँ, ऐसे वर्ड्स में लिख के लाया हूँ, और अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर याद कर भी रहे हैं तो आपको इतनी ईजी लैंग्वेज है ना, आपको मतलब ऑटोमेटिकली याद होगा। ऐसे वर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, ऐसी लाइन्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिए जो आपको कन्फ्यूज़ करें या आपसे समझ ना पाओ या याद ना कर पाओ। बिल्कुल ऐसी अगर आप अपने आप से पढ़ना चाहेंगे तो आप याद भी कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपको याद तो हो जाएगा, पर फिर भी मैं रेफरेंस के लिए लिख के लाया हूँ पूरा PDF में, ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे मैं कैसे क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पर ये PDF डाउनलोड करनी है अगर आपको, तो उसके लिए मैं बता दूंगा, वीडियो में पूरा बने रहें, एंड तक वीडियो देखें, और फिर मैं एंड में बता दूंगा कि आप कैसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने आप पढ़ेंगे ना PDF को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी चीज़ें कि क्या लिखा हुआ है PDF में। सबसे पहले पढ़ते हैं चले। और ठीक है, इसमें क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप कहेंगे भैया ये थ्योरी है, भाई देखो क्वेश्चन मैं मतलब थ्योरी के फॉर्मेट में लिख के लाया, पर आप समझ सकते हैं एक तरह से क्वेश्चन ही है, एक तरह से यही क्वेश्चन आया था जैसे मैंने थ्योरी से लिखा हुआ यहाँ पर। ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताओ, और क्या वो नोवेल बताना चाह रहे हैं वो बताओ। इस नोवेल में, ये नोवेल जो आपके एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल है, ठीक है, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं और क्या पॉइंट ऑफ व्यू ऑथर का, ऐसा सीधा क्वेश्चन आया था। तो इसको मैं थ्योरी फॉर्मेट में लिख के लाया हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक थ्योरी फॉर्मेट में चैप्टर वाइज ऐसे याद हो जाए और आपके क्वेश्चन भी ऐसे ही कवर हो जाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो भी आए होंगे उस पर मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा और बताऊंगा कौन से, और बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो यूनिट आती है वो है EM फॉरेस्टर की जो नोवेल है वो है, उसका नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल। ठीक है, पहले आपकी यही आपका चैप्टर है इसमें। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा इसमें पहला यही क्वेश्चन बनता है, या थ्योरी का पहला पार्ट यही है कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्या बताना चाह रहे हैं वो नोवेल में। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ मैं आपको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूँगा, ताकि आप इंग्लिश में तो आप बना ही लोगे, कॉलेज में आ गए, बाकी कॉलेज में मतलब इंग्लिश में लिखा भी है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो, मैं इंग्लिश बता रहा हूँ, हिंदी बता रहा हूँ, आप इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आप समझ लो हिंदी में, इंग्लिश में याद तो कर लेना, लिखा ही हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है, तो सबसे पहले तो यही है भाई, EM फॉरेस्टर एक फेमस नोवेलिस्ट है। ठीक है, जो बिलीव करते थे ना कि नोवेल जो भी है ना लिखी और पढ़ी सिर्फ मजाक के लिए नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोवेल जो लिख रहा है वो भी सिर्फ फन के लिए लिख रहा है, ऐसे मजाक के लिए लिख रहा है कि भाई एंटरटेनमेंट करने के लिए लोगों का, और लोगों को भी ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए भाई हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, या मतलब वो आ रहा है मतलब मजाक के लिए पढ़ने और मज़े के लिए पढ़नी, ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए नोवेल में कुछ ना अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करनी चाहिए, कि लोगों के बारे में बताना चाहिए, सोसाइटी के बारे में बताना चाहिए और लाइफ के बारे में बताना चाहिए लोगों को, ताकि उनको कुछ सीखने को भी मिले। सिर्फ मजाक मस्ती के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, लिखनी चाहिए। ठीक है, इनकी जो बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल, उसमें उन्होंने यही इस चीज़ पर वो दिया है अपना, ठीक है, फोकस किया है कि मतलब इस चीज़ पर हमने मतलब ज़्यादा वो दिया, वर्डन दिया है कि फॉरेस्टर ने बोला है कि डिडंट फोकस ऑन द हिस्ट्री ऑफ नोवेल, मतलब फॉरेस्टर जो है ना वो मतलब बुक पे ये नहीं, मतलब हिस्ट्री पे फोकस नहीं करते थे कि मतलब नोवेल कब लिखी गई है, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब नोवेल का ऐसे करते हैं लोग, कब लिखी गई है, उस ज़माने में लिखी थी, इस टाइम पे लिखी थी, तो वो इस पर बिलीव करते थे कि ये फोकस नहीं करते कि हिस्ट्री क्या है बुक की, या कब पीरियड कब है नोवेल का, या कब ये लिखी गई है। मतलब सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि ये इस पर बिलीव नहीं करते थे कि नोवेल कब लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है, किस ज़माने में लिखी गई है। इंस्टेड ये बिलीव करते थे कि इनसाइड ऑफ द नोवेल क्या है, कि नोवेल के अंदर क्या है। ठीक है, काफ़ी लोग होते तो ये बिलीव करते हैं भाई ये नोवेल लेटेस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इस ज़माने में लिखी होनी चाहिए, ऐसी स्टाइल में होनी चाहिए। और फॉरेस्टर कहते थे ये बिलीव नहीं करते कि कब क्या हिस्ट्री है नोवेल की, कि मतलब कब लिखी गई थी, किसने लिखी थी, किस ज़माने में लिखी थी, ये इस पर बिलीव नहीं करते। ये बिलीव करते हैं कि जो इनसाइड ऑफ द नोवेल है ना उस पर बिलीव करते हैं, जो नोवेल के अंदर कंटेंट है ना उस पर बिलीव करते हैं। जैसे कि अंदर उसके स्ट्रक्चर होता है, उसमें पीपल के बारे में बताया होता है, उसमें जो डीपर मीनिंग होती है उसके नोवेल के अंदर, वो उसके अंदर बिलीव करते हैं, उससे जज करते हैं कैसी नोवेल है। वो इससे जज नहीं करते किस समय में लिखी गई थी तो कैसी बुक होगी, नहीं, वो इनसाइड ऑफ द नोवेल को पढ़ के जज करते हैं कैसी नोवेल होगी। ठीक है, वो क्या कहते हैं भाई इनसाइड ऑफ द नोवेल जो होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि कब लिखी गई है। ठीक है, वो भी रीडर्स को ये कहना चाहते थे कि आपको क्रिटिकली एक्सप्लोर करनी चाहिए नोवेल का बेस्ड ऑन व्हाट ऑन देम, मतलब जो इसके अंदर चीज़ें हैं ना उसके बेसिस पे उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके बिलीफ उसके बेसिस पे उसको आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप उसको टाइम देख लोगे कब लिखी गई थी, किस साल में लिखी गई थी, मतलब पहले ज़माने में लिखी गई थी, क्या टाइटल है उसका, इससे नहीं, किसने लिखी है वो भी नहीं। ठीक है, आपको जो उसके अंदर कंटेंट है उसको एक्सप्लोर करके नोवेल के बारे में जानना चाहिए, और सिर्फ आपको
उसके बारे में ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भाई हाँ उस समय में तो ऐसी होगी ऐसी होगी। जो उसके अंदर कंटेंट है ना उसके आपको एनालाइज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर आपको जज करना चाहिए उस बुक को, ठीक है। और किसने लिखी है, कब लिखी है, उस पर आपको जज नहीं करना चाहिए उस बुक को, जो उसके अंदर है वो लिखना चाहिए। और उसने बताया कि एक जो वो नोवेल होती है ना एक फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ आर्ट है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीली लिखी जा सकती है। क्योंकि नोवेल काफ़ी आपको पता है नोवेल में कोई बाउंड्री तो होती नहीं है भाई, कि आपको जैसे छोटी मोटी लेसन वगैरह में होती है उसमें बाउंड्री होती है, छोटा लाइसेंस बनाना है या कम पेज की बनानी है, ऐसी इसमें बाउंड्रीज होती हैं, क्योंकि लोग फिर उन्हें पढ़ते नहीं। पर नॉवेल्स में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, उसमें भाई एक तो भाई फ्रीडम होती है कि कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ आर्ट होता है कि भाई कुछ भी बता सकते हैं उसमें, क्योंकि भाई इसमें सफिशिएंट मतलब लेंथ की कोई हमें टेंशन नहीं होती कि लेंथ बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि लेंथ ज़्यादातर नॉवेलों की बड़ी ही होती है, ठीक है। तो उन्होंने बताया एक नोवेल जो है फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ आर्ट है, जिसमें एक राइटर जो होता है ना फ्री होता है इमेजिनरी वर्ल्ड में, मतलब वो अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाता है, वो फिक्शनल है। ये आपको चैप्टर सब्जेक्ट का नाम ये पता होगा, फिक्शनल है, फिक्शनल इंग्लिश, ठीक है। फिक्शनल का मतलब ये होता है इमेजिनरी, ठीक है, थोड़ा बहुत रियलिस्टिक थोड़ा बहुत इमेजिनरी, ठीक है, फुली रियलिस्टिक चीज़ें इसमें नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि राइटर जो होता है ना वो फ्री अपना वर्ल्ड में घूम सकता है इमेजिनरी वर्ल्ड में, और अपने जो इमेजिनरी वर्ल्ड के एक्सप्लोरेशन है या कह लीजिए कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन कर सकता है आराम से, वो भी उसके पास सफिशिएंट टाइम होता है, सफिशिएंट उसके पास वो होता है, मतलब पेजेस होते हैं, मतलब ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं होती कि कम पेजेस में लिखी नोवेल, उनके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है जिसमें कि वो अपनी नोवेल लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें उनके पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है कि अपना इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाएं, उसके बारे में कुछ कुछ अपने सोच सोच के लिखते रहें, कुछ भी एक्सप्लेन करते रहें, क्योंकि उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती कितने पेजेस की लिखनी है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि एक नोवेल को अच्छा बनाने के लिए ना 7 एस्पेक्ट होते हैं, 7 एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक नोवेल को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। और मेनली 7 क्या है, आपको इसी पूरी जो नोवेल है उसमें यही बताया जाएंगे 7 एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। पहला होता है स्टोरी कैसी होगी, एक करेक्टर कौन कौन होंगे, कैसे कैसे होंगे उसमें, एक प्लॉट कैसा होगा उसमें, ठीक है, एक फैंटेसी, एक फॉरफेसी और एक पैटर्न और एक राइम, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स हैं, ये एक हेल्प करते हैं रीडर को एंजॉय करने में और एनालाइज करने में नोवेल को मोर डीपली। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होगा तो एक कनेक्शन नहीं बन पाएगा नोवेल का और रीडर का, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने ये स्टोरी के बारे में बता दिया, आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं इसको, वैसा कुछ ऐसा हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ भी आ जाए, और बाकी आप पढ़ेंगे ना इसको दोबारा से PDF डाउनलोड करके तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले स्टोरी के बारे में बताइए, स्टोरी क्या होती है, ठीक है। 7 एस्पेक्ट बता दी, अब 7 के बारे में एक्सप्लेन करें क्या होता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, ऐसा मत समझना ऐसे ही है, सीधा बोलेंगे स्टोरी के बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो ध्यान से पढ़ लेना। सबसे पहले यही होता है भाई स्टोरी के बारे में बताया कि स्टोरी क्या होता है। स्टोरी भाई मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ द नोवेल, सबको पता है स्टोरी सबसे बेसिक होती है भाई, उस पर ही नोवेल बनती है, बिना स्टोरी के नोवेल होती नहीं है, ठीक है। स्टोरी एक मोस्ट बेसिक पार्ट होती है नोवेल की। ए सिंपली मीन्स होता है इसका सीरीज ऑफ इवेंट अरेंज इन ऑर्डर, ठीक है। स्टोरीज आपको पता है क्या होता है, स्टोरी वही होती है भाई, एक केस जो है वो मतलब पेरियोडिकली जब भी वो इवेंट अकर हुआ है, जब भी वो इवेंट हुआ है उसको सीरीज में सीक्वेंस में लगा देते हैं, तो एक स्टोरी बन जाती है कि पहले ये हुआ, वो बाहर गया, फिर वो वहाँ मिला, उससे मिला, ये मिला, सारे इवेंट को जब एक बार सीक्वेंस में लगा देते हैं तो एक स्टोरी बन जाती है, ठीक है। स्टोरी जो है वो आंसर करती है क्वेश्चन की क्या आगे क्या होगा, ठीक है, जिससे रीडर एक इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है। जब स्टोरी में ये वर्ड्स आते हैं ना, मतलब ऐसा होता है कि स्टोरी में आगे क्या होगा, जब स्टोरी अच्छी होती है जिसमें स्टोरी में काफ़ी क्यूरियोसिटी बनाई होती है कि आगे क्या होगा, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ, तो ये इंटरेस्ट बनाता है रीडर के माइंड के अंदर, ठीक है। स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल, अगर आप बिगिनिंग में ये चीज़ बताई होती है ना तो भाई नोवेल में एक इंटरेस्ट अलग बनता है, ताकि नोवेल भाई पूरा पढ़ जाएगा बंदा, ठीक है। वरना स्टार्टिंग में बोरिंग सा होगा, बंदा पढ़ेगा ही नहीं, आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। बस स्टार्टिंग में अगर ऐसी चीज़ होगी कोई आगे क्या होगा, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसे स्टार्टिंग में क्यूरियोसिटी बना दी ना भाई रीडर के माइंड में, तो स्पेशली भाई अगर बिगिनिंग में बना दी, मतलब स्टार्टिंग में बना दी, कुछ बता दिया और बताया कि ऐसा क्यों हुआ, पूरी वीडियो मतलब पूरा बोली ऐसा क्यों हुआ और उसके लिए पूरी नोवेल लिख दी, फिर तो बंदा पूरी नोवेल पढ़ेगा वो जानने के लिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो स्टोरी भाई बहुत अच्छा वो मतलब लगा लीजिए बहुत बेसिक पार्ट होता है नोवेल का, जो कि इंगेजिंग रखता है, इंगेजमेंट बना लेता है रीडर और नोवेल के बीच में, ठीक है, ताकि वो पूरा बंदा पूरा ही पढ़ लेता है उसको और कुछ ना कुछ सीख भी जाता है उस नोवेल से, ठीक है। इवन चिल्ड्रन लव स्टोरीज बिकॉज दे आर क्यूरियस, मतलब वही बताया हुआ उसमें एक चिल्ड्रन होता है ना, एक बच्चा होता है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है दुनियादारी की, कुछ पढ़ने की नॉलेज नहीं है, वो भी भाई एक आपको पता होगा स्टोरीज में काफ़ी वो लगता है, इंटरेस्ट रखता है। आपको पता है बचपन में लोगों को बड़ा स्टोरीज का वो होता है, स्कूल में टीचर ही बताती थी कई बार स्टोरीज, तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके सुनते थे उसमें, क्योंकि भाई उनको काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है, लगा लो इतनी क्यूरियोसिटी स्टोरी में डेवलप कर रखी होती है ना कि बच्चे को भी वो होती है क्यूरियोसिटी जानने की आगे क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो लगा लीजिए बढ़ेगा तो होगी, तो इससे बताया हुआ है क्या इंपॉर्टेंस है एक स्टोरी की एक नोवेल के अंदर, तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी तो लिखा हुआ है, बाकी तो मैंने बता दिया आपको। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक स्टोरी इमेजिन करो जहाँ पर एक यंग गर्ल है जिसका नाम रिया है, उसने एक लॉस्ट पपी था उसको फाइंड करा, मतलब उसको मिला और उसको होम घर पर ले गई, और अगले दिन उसको एक क्लू मिला उसके कॉलर में और उससे तो उसके ओनर को सर्च करने लगी उस क्लू को देखकर, ठीक है। इस तरह की क्यूरियोसिटी बनी, अगर ये स्टार्टिंग में नोवेल के आ जाए तो कितनी क्यूरियोसिटी बनेगी भाई, हाँ उसको एक पपी मिला
ठीक है, उसके कॉलर पे आपको एक नोट मिला गया, क्लू मिला, जिससे कि आप उसके ओनर को सर्च करने लग गए, ठीक है। तो अब रीडर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी। अब यह इतनी सी लाइन लिखी उसने, अब इसमें रीडर के माइंड में क्यूरियोसिटी होगी, क्या क्या क्लू मिला होगा, ठीक है, क्या वो ओनर को फाइंड कर पाएगी, क्या कैसे वो फाइंड करेगी, कहाँ वो ढूंढेगी, तो एक क्यूरियोसिटी बन गई। तो अब वो नॉवल पढ़ेगा, इंगेज करेगा, सारी चीज़ें जो भी है वो भी सीख लेगा और नॉवल भी पूरी पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये होते हैं इंगेजिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी के बारे में मैंने बता दिया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नोवेल का, एक होते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आप कैरेक्टर्स आपको पता होगा भाई, जो लोग होते हैं कैसे कैरेक्टर दिखाए होते हैं, मतलब आप लगा लीजिए जैसे स्टोरी में मतलब कैसे तरह के लोग दिखाए हैं। एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों के बारे में भाई आप, क्योंकि मैंने बताया आपको कि नोवेल का काम यही होता है कि वो लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में आपको बताए, तो उसके कैरेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बताए। ऐसा नहीं है फिक्शनल इंग्लिश है तो भाई कुछ भी हवा में बात हो रही है, हवा में नहीं होती, मतलब लगा लो रियल चीज़ नहीं है पर काम बात रियल है, समझ रहे हो। रियल में लोग एग्जिस्ट नहीं करते, रियल में बातें एग्जिस्ट नहीं करती, पर लाइफ में रियल में काम आती है, ठीक है। कैसे मैं बता देता हूँ, करेक्टर आपको बताया होगा, करेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टोरी के, ठीक है। उससे ही बंदे को क्यूरियोसिटी होती है। जैसे यहाँ पर रिया थी कि रिया ने इसको लाया, वो पकड़ा, ठीक है, वो मिला, फिर ओनर को सर्च करने लगे, तो रिया यहाँ पर एक लीड करेक्टर बन गई, एक करेक्टर बन गई। तो अब इसके बारे में आप जानना चाहोगे भाई इसने क्या करा, कहाँ से इसको मिला करा, तो एक करेक्टर के बारे में बता रहे हैं। तो करेक्टर में तो आपको बताया हुआ कि करेक्टर में ये कि फॉरेस्टर ने बोला है कि दैट मोर देन आस्किंग व्हाट हैपेंड वी शुड आस्क टू होम इट हैपन, मतलब मोर देन हम ये जानते हैं, पूछते हैं कि क्यों ये हुआ, इससे बढ़िया हमें ये पूछना चाहिए कि किसने ये किया या किसको ये हुआ, ठीक है। इसने मतलब करेक्टर के बारे में 2 बार में बताया कि कैसे 2 करेक्टर होते हैं, मेनली बात यहाँ से शुरू होती है आपकी बात कि इसने 2 पार्ट में डिवाइड करा करेक्टर कैसे होते हैं। एक होता है फ्लैट करेक्टर, एक होता है राउंड करेक्टर, ठीक है। मैं सिंपल आपका लैंग्वेज बता देता हूँ, आप बाकी पढ़ भी सकते हैं अपने आपसे। फ्लैट करेक्टर भाई वो होता है जिसकी ज़्यादा कुछ वो नहीं होती है, मतलब कह सकते हैं आप ज़्यादा कुछ करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती उसकी, मतलब आप लगा लीजिए एक फ्लैट करेक्टर है, आप स्कूल का टीचर है, स्टोरी भी आपने काफ़ी पढ़ी होगी, इसमें स्कूल का टीचर वगैरह कुछ होगा, ठीक है। उसके बारे में 2-4 ही उसकी एबिलिटीज़ होंगी, 2-4 उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, बस वो उतना ही होगा, उससे आएगा वो, उसके अंदर कोई नई चीज़ आएगी नहीं पूरी स्टोरी में। जैसे आप लगा लीजिए एक पूरी स्टोरी आपने देखी, फिल्म देखी, उसमें भाई एक करेक्टर है, टीचर लगा लेते हैं, टीचर भाई ऐसी है, वो आती है स्कूल में, बच्चों को पनिश करती रहती है, बहुत मतलब चिल्लाती रहती है, बच्चों को मारती रहती है, बस पढ़ाती है, मतलब काफ़ी इरिटेटेड रहती है 24 घंटे, ठीक है। ये उसके 4-5 एबिलिटीज़ के बारे में बता दी, बस इतनी एबिलिटीज़ के बारे में बताया, उसके आगे कुछ नहीं बताया। बस पूरी स्टोरी में, पूरी फिल्म में, पूरी नोवेल में बस वही उसकी रिपीट हो रही है। बस रोज़ स्कूल आती है, रोज़ बच्चों को चिल्लाती है, मारती है, घर जाती है, काम चेक करती है, ये करती है, बस इसकी 3-4 एबिलिटी, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक बनाई है और पूरी नोवेल में, पूरी फिल्म में बस वही कैरेक्टरिस्टिक उस पर फॉलो हो रही है। तो वो होता फ्लैट कैरेक्टर, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता, फ्लैट है वो, मतलब एक बार जो कैरेक्टरिस्टिक बता दी बस वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो इसे कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर। अब आता है राउंड कैरेक्टर। कौन होता है राउंड कैरेक्टर? वो होता है जो समय के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है, उसका थोड़ा रियलिस्टिक होता है, ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होती है। उसकी सिंपल पर्सनैलिटी फ्लैट वाले की, ठीक है, उसमें सिर्फ एक पर्सनैलिटी थी, वो तो सिंपली समझ आ सकती थी, पर राउंड कैरेक्टर वाले की भाई कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होती है कि उसको समझना पड़ता है, मतलब कॉम्प्लेक्स होती है, वो समय समय पर चेंज होती रहती है, ह्यूमन नेचर की तरह, मतलब उसकी तरह, एनवायरनमेंट की तरह, सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होती रहती है, ग्रो करती रहती है पर्सनैलिटी। जैसे कि आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक आप टीचर थी, उसके बारे में बता दिया, ठीक है। आप एक बार ऐसे टीचर के बारे में बताते हैं, वह टीचर थी, स्कूल में आती थी, ठीक है, वो रोज़ पनिश करती थी, वो करती थी, पर एक दिन वो खुश आई स्कूल में, ठीक है, उसने फिर स्पोर्ट्स पीरियड अरेंज करवाया बच्चों के लिए, ये करा, फिर उसने काम चेक करा, फिर वो बच्चों उनके बारे में पर्सनल उसके बारे में पूछने लगी कि कोई क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा समझ ना, काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक है उस टीचर के अंदर कि वो स्कूल में आती थी, कभी वो पनिश करती थी, कभी वो बच्चों को सपोर्ट भी करती थी पढ़ाई में, कभी वो गेम्स पीरियड अरेंज कराती थी, बच्चे अगर थके हुए हैं तो, ठीक है, कभी वो बच्चों को सपोर्ट करती थी, बच्चों के बारे में ऐसे नहीं थे सिर्फ पढ़ाती थी, पर्सनल बात भी कर लेती थी उनसे ताकि भाई बच्चे भी इंगेजिंग रहे। तो मतलब लगा रहे हैं ये राउंड कैरेक्टर है, इसकी समय समय पर पर्सनैलिटी चेंज हो रही है नेचर की तरह पे, ठीक है, जैसे जैसे आगे आगे स्टोरी चलती जा रही है वो चेंज होती जा रही है, मतलब कुछ सेम नहीं रह रहा है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है वही चीज़ें पूरी लेसन में रिपीट हो रही है, ऐसा नहीं है, इस समय समय पर चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है इसका कैरेक्टर के बारे में, कैसे कैरेक्टर होते हैं। प्लॉट के बारे में, प्लॉट भाई वही होता है पार्ट ऑफ नोवेल में जिसको एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आप कहते हैं ना फिल्म में, किसी फिल्म में या नोवेल में होता है कि प्लॉट क्या है, फिल्म का प्लॉट क्या है, पूछते हैं ना फिल्म में क्या प्लॉट है, प्लॉट ट्विस्ट क्या है, तो उसमें इसका मतलब होता है प्लॉट का मतलब यही होता है, ये ऐसा पार्ट होता है नोवेल में जहाँ पे 2 इवेंट आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, समझ रहे हो, 2 इवेंट को कनेक्ट कर देंगे ना तो आपको ऐसे होगा भाई, एक लगा देते हैं कि रोड पे एक जगह एक किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है, और दूसरी जगह एक कैरेक्टर के बारे में बता रहा है कि अमन कैरेक्टर है, वो घर से स्कूल की तरफ जा रहा था तो वो स्कूल ऐसे लेट पहुंचा। अब दोनों बात
अलग अलग हैं कि वो एक स्कूल लेट पहुंचा और एक स्कूल पे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, ये अलग थी। पर इसको अगर प्लॉट में डाल देंगे ना, प्लॉट ट्विस्ट बना देंगे इसको, तो क्या बनेगा कि एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि एक बच्चा स्कूल का लेट हो रहा था, वो जल्दी जल्दी जा रहा था स्कूल, तो वो गलती से ट्रैफिक लाइट नहीं देख पाया, उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया दूसरे सामने वाले का, ठीक है, वो उसके सामने वाला गिर गया एक्सीडेंट के चक्कर में, मतलब भगाने, मतलब रेड लाइट पे गलत क्रॉस कर रहा था इसलिए। तो क्या वो प्लॉट बन गया ना यहाँ पे, अब इंटरेस्ट बिल्ड हुआ ना यहाँ पर। पहले दोनों अलग बात थी कि वो स्कूल गया, वो लेट पहुंचा, अलग बात है, ठीक है, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। पर अब इन दो इवेंट को इंटरकनेक्ट कर दिया कि वो लेट पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, और उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि वो स्कूल के लेट हो रहा था, सामने वाला वो हरी हरी में भाग रहा था भाई साहब, रेड लाइट क्रॉस करके, मतलब जंप करके, और इसलिए दोनों का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, दो चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने को प्लॉट कहते हैं, उसको कहता है प्लॉट ट्विस्ट। उससे एक बंदे के अंदर ना, रीडर के अंदर एक मतलब एक जिज्ञासा जगती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, टेल अस व्हाई इट हैपेंड, ठीक है। अगर हम ये नहीं बताएंगे ना स्टोरी में कि प्लॉट क्या था, मतलब क्यों हुआ ये चीज़, एक्सीडेंट हो गया, बताइए, बता दिया, बंदा कोई सोचने मतलब समझने की कोशिश करेगा ही नहीं, उसको एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। पर अगर आप उसको घुमा फिरा के कनेक्ट कर दोगे ना करेक्टर के साथ, तो भाई अब वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अब करेक्टर जानना चाहेगा, मतलब रीडर जानना चाहेगा कि भाई क्यों हुआ, अच्छा उसकी वजह से हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, तो वो होता है प्लॉट, जिसे कहते हैं कि दो इवेंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे स्टोरी में मतलब लगा लीजिए इंगेजमेंट बनती है, ठीक है। आप इसमें लिखा भी हुआ कि रिया मिस कर रही थी, अपनी बस को मिस कर रही थी, मतलब लेट हो रही थी, तो उसकी बस मिस हो रही थी, ठीक है, क्योंकि वो लेट थी क्लास के लिए, उससे वो लेट हो गई क्लास के लिए, ठीक है, बस मिस हो गई उसकी, इसलिए वो क्लास के लिए लेट हो गई। ये तो था आपका सिंपल था भाई, स्टेटमेंट बता दी, ये प्लॉट नहीं था यहाँ पे कहीं। बट अगर इसमें प्लॉट डाल के अगर ऐसे एक्सप्लेन करें कि रिया ने मिस कर दिया इसको स्कूल बस को, क्योंकि वो ज़्यादा सोती रह गई, वो लेट उठी, ठीक है, और इससे वो क्लास में लेट हो गई, उसमें फिर वो स्कूल गई तो उसको पनिशमेंट मिली टीचर से, जिससे कि वो उसको गुस्सा आ गया और शी डिसाइडेड टू चेंज रूटीन, उससे वो रूटीन को चेंज करने लगी। देख रहे हो, दो इवेंट को आपस में मर्ज कर दिया, ताकि मतलब रीज़न बता दिया क्यों ऐसा हुआ, क्या इसके बाद हुआ, इसके होने के बाद, ठीक है। तो लगा रहे प्लॉट इसको कहते हैं, मतलब सिंपल चीज़ें ना बताना, सिंपल लाइन ना था ना कि वो लेट हो गई तो स्कूल के लेट हो गई क्योंकि वो लेट उठी थी, नहीं, इसमें प्लॉट डाला गया कि वो लेट हुई क्योंकि वो ज़्यादा देर तक सो गई थी, इसलिए स्कूल के लेट हो गई, उसको फिर स्कूल गई तो पनिशमेंट मिली टीचर से, वो फिर बहुत गुस्सा हो गई, उसने डिसाइड करा कि मैं पनिशमेंट के बाद उसने डिसाइड करा कि अपना रूटीन है वो चेंज करूँगी। तो उसमें दो इवेंट को मर्ज कर दिया, एक तो भाई वो स्कूल के लेट हो रही थी उसके लिए, और वो जल्दी मतलब एक तो स्कूल के लेट हो रही थी उसलिए, और लेट होने के बाद उसको क्या इफेक्ट आया, क्या उसको स्कूल में पनिशमेंट मिली, क्या उसको सुनने को मिला, क्या उसको गुस्सा आया, ठीक है। दो इवेंट को मतलब समझ रहे हैं ना, इंटरकनेक्ट कर दिया। बाकी पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पीडीएफ तो मैं दे दूंगा आपको एंड में, ठीक है, पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो वीडियो को एंड में बनने ना मैं दे दूंगा, ठीक है। और फैंटेसी के बारे में, फैंटेसी एक इमेजिनेशन होती है नॉवल में, ठीक है। फैंटेसी होती है ना, किसकी क्या फैंटेसी है, तो उसको कहते हैं इमेजिनेशन, एक काइंड ऑफ होती है कि क्या इमेजिनेशन आपकी है। मतलब एक फिक्शनल रीडिंग नॉवल में ना भाई एक इमेजिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि भाई फिक्शनल चीज़ ही इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, क्योंकि फिक्शनल स्टोरीज होती है ना, मन गढ़ंत स्टोरी जिसे कहते हैं, वो इमेजिनेशन पे बिल्ड होती है। और इमेजिनेशन भी अगर अच्छे से मर्ज करी जाए ना स्टोरी में, तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्लस मतलब क्यूरियोसिटी बिल्ड करती है रीडर के अंदर, ठीक है। पढ़ते हैं सबसे पहले मैं इसमें एग्जांपल बताता हूँ थोड़ा आपको। इमेजिनेशन में ये करा भाई एक मैजिक के बारे में, टाइम ट्रेवल के बारे में, टेकिंग एनिमल और स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, ये चीज़ें फैंटेसी हैं, ये रियल में वो नहीं है। जैसे मैजिक है कोई और टाइम ट्रेवल है, आप लगा लो कुछ भी ऐसी चीज़ है, ये इमेजिनेशन है, क्योंकि ये रियल में वो नहीं है, रियल में पॉसिबल नहीं है चीज़ें, बट ये एक इमेजिनेशन है, इससे क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। अगर आपको एक स्टोरी बताया जाए कि एक बच्चा था, वो है टाइम ट्रेवल मशीन उसको कहीं से मिल गई और टाइम ट्रेवल में बैठ के भाई ऐसा चले गया, टाइम ट्रेवल ये कर लिया, या उसको वो ब्लैक होल मिल गया, वहाँ पे वो चले गया, वो अपने बचपन में पहुँच गया, ऐसे पहुँच गया, ये चीज़ें स्टोरी बताई जाए तो देखिए आप कितना इंगेज हो गए उसमें, इंगेज कितना होगा भाई, उसको कहाँ मिला, मतलब ये मिल गई, टाइम मशीन मिल गई, वो कहाँ पहुँचा, उससे कैसे वो पहुँचा, आप में क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई। ऑल्दो ये सारे कुछ इमेजिनेशन है, ये कुछ रियल में नहीं है, बट इससे आपकी वो क्यूरियोसिटी बढ़ती है नॉवल पढ़ते टाइम पे। इमेजिनेशन तो फैंटेसी उसे कहते हैं कि एक नॉवल के अंदर फैंटेसी भी होनी चाहिए, इमेजिनेशन जिसे कहते हैं, जिससे कि वो असलियत में चीज़ नहीं है, वो रियल नहीं है 100%, बट वो एक अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड करती है एक इमेजिनेशन रीडर के अंदर माइंड में। एग्जाम्पल पढ़ के बताता हूँ आपको कि एक बॉय था जिसको एक ओल्ड रेडियो मिल गया, ठीक है, और उसमें से कुछ आवाज़ें आती थी जो पिछले समय से बिलोंग करती थी, मतलब पास्ट की जो आवाज़ें थी उसमें से आती थी, उसमें कुछ मैजिकल आइडियाज़ आते थे जो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। दिस मैजिकल आइडिया जिसने जो मतलब रेडियो लाया उसमें से पास्ट की आवाज़ें सुनने लगी, ये चीज़ें मैजिकल है, मैजिकल आइडिया है और ये पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, बट ये स्टोरी को एक्साइटिंग बनाते हैं और राइटर को मोर क्रिएटिव बनाते हैं, समझ रहे हो। ये रीडर को भी पता है और लिखने वाले को भी पता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि रेडियो लाया उसमें से पास्ट की आवाज़ें सुनाई देंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर ये स्टोरी में अगर इस चीज़ों में बताया होगा तो भाई बंदा जो पढ़ रहा है उसको काफ़ी इंगेज होगा, क्योंकि उसे भाई क्यूरियोसिटी होगी, अच्छा वो लाया और अच्छा उसको इसी ऐसी आवाज़ सुनने लगी, क्यों सुनने लगी, क्या सुनने लगी, तो क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई। ऑल्दो सब कुछ इमेजिनेशन मैजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, कुछ फैंटेसी है इसमें, ठीक है, इमेजिनेशन से बनाई हुई है, बट एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करती है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल वही बताया हुआ
इसमें कि ये नॉवल में जो है ये पार्ट रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। इज इवन इफ अ पार्ट ऑफ द रियलिटी इट कैन हैव अ स्मॉल फैंटेसी एलिमेंट, मतलब अगर कोई स्टोरी फिक्शनल रीडिंग भी नहीं है ना, तो इमेजिनेशन वाली स्टोरी भी नहीं है, उसमें भी अगर थोड़ी बहुत फैंटेसी ऐड कर देंगे ना तो काफ़ी मतलब अच्छा मैसेज भी दे सकता है नॉवल में उसके ऊपर, ठीक है, और एक इंगेजिंग बना सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑथर ऐसा करेगा ना तो उसको एक क्रिएटिविटी का भी मौका मिलेगा कि वो बताएगा उसको एक वो रेडियो मिला, रेडियो के अंदर भाई उसको आवाज़ सुनने लगी, वो करने लगी, इससे क्या हुआ, रीडर भी इंगेज हुआ और नोवेल भी और क्रिएटिव बनेगा, क्योंकि भाई वो और क्रिएटिव के बारे में उसके बारे में इमेजिनेशन करेगा कि रेडियो मिला, चलिए इतनी ठीक है, उसके बाद वो और क्रिएटिव और इमेजिनेशन करेगा। रेडियो मिलने के बाद उसको अपने अपने परदादा के टाइम की आवाज़ें सुनने लगी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला धरती पे, एलियंस के बारे में पता लगा। तो क्या है, सब कुछ इमेजिनेशन है, बट क्रिएटिव मतलब समझ रहे हो, लिखने वाला जो ऑथर है वो भी क्रिएटिव बनने लगा है, वो भी क्रिएटिविटी दिखाने लगा है, क्योंकि भाई उसको पता है इमेजिनेशन वर्ल्ड है, कोई ऐसा तो है नहीं मेरे को सही से लिखना है, तो मैं जितना इमेजिन करके अच्छा क्यूरियोसिटी बना सकता हूँ उतनी क्यूरियोसिटी डेवलप करता है वो। तो बाकी इसमें लिखा भी हुआ पढ़ सकते, फैंटेसी क्या होती है। फॉरफेसी के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि फॉरफेसी का मतलब होता है इन अ नॉवल डजंट मीन टेलिंग द ट्रुथ। इसका मतलब ये नहीं होता भाई वीडियो में मतलब इसमें जो फिक्शनल रीडिंग है उसको ट्रुथ में बताना, इसका ये मीनिंग नहीं होता। फॉरफेसी का जो मीनिंग होता है, इसका फॉरफेसी का मतलब होता है डीप मीनिंग और स्पिरिचुअल ट्रुथ बताना बिहाइंड द स्टोरी। मतलब आप समझ रहे हो, एक अगर नोवेल के अंदर या फिल्म के अंदर किसी के अंदर डीप मीनिंग होता है ना, डीप मीनिंग लगा लो या डीप मतलब उसकी स्टोरी होती है, तो आप समझ लो कितनी इंगेजिंग बनती है और कितना वो नोवेल के लिए या स्टोरी के लिए, फिल्म के लिए अच्छा होता है। और इसमें जब स्पिरिचुअल से लिंक करा तो कितनी अच्छी होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक सिंपल स्टोरी है एक फार्मर की जिसका नाम अर्जुन है। उसने स्टार्ट करा जो अपना फूड जो ग्रो करता रहा वो शेयर करता था एक पुअर मैन के साथ, मतलब गरीब इंसान के साथ वो उस फूड को शेयर करता था, इवन आफ्टर ही कैरी लिटिल फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। वो एक फार्मर था जो अपने जो क्रॉप्स थी जिससे फूड उगाता था, जिससे वो फूड को अब एक पुअर इंसान, एक गरीब इंसान के साथ शेयर करता था, जबकि उसके पास खुद के पास वो फूड कम होता था, फिर भी उसे शेयर करता था। यहाँ पर देखो कितना डीप मीनिंग वो हुआ, लिंक हुआ स्टोरी से, नोवेल से। भाई उसके पास खुद के लिए भी कम था वो, फिर भी वो दूसरे के साथ शेयर करता था अपनी क्रॉप्स को ताकि पुअर मैन को हेल्प हो सके। तो कितना डीप मीनिंग है और काइंडनेस और सेक्रीफाइस यहाँ पर दिखाया हुआ है, जिससे कि एक बंदा इंगेज होता है। समझ रहे हो, एक बंदा इंगेज होगा, भाई कितनी डीप बात बोली है, कितनी इंगेजिंग बात बोली है, तो उससे बंदा इंगेज होगा। इसे फॉरफेसी कहते हैं। ये इसके अंदर होना चाहिए, स्टोरी के अंदर, नोवेल के अंदर होना चाहिए। ये मतलब समझ रहे हैं ना आप, लार्जर आइडियाज़ होते हैं, मतलब ये सिंबल होते हैं एक लार्जर आइडियाज़ की। मतलब ऐसा नहीं है सिंपल नोवेल बताना, एक लार्जर आइडिया बन जाता है। मतलब एक समझ पढ़ने वाला एक ऐसा समझता है भाई काफ़ी डीप बात बोली है, काफ़ी मतलब रियलिस्टिक बात बोली है, तो उस बंदा इंगेज होता है और स्टोरी में। तो ये एस्पेक्ट नोवेल में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है पैटर्न। पैटर्न तो आपको पता ही कि ओवरऑल शेप और स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, तो उसे पैटर्न कहते हैं। पैटर्न भाई आपको पता है ना कि किस पैटर्न में काम हो रहा है, आपने सुना होगा किस पैटर्न में काम हो रहा है, किस ऑर्डर में काम हो रहा है, तो उसे कहते हैं पैटर्न। क्या होता है, शेप क्या, स्ट्रक्चर क्या नोवेल का। पैटर्न भाई दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल एक पैटर्न होता है, एक होता है सर्कुलर पैटर्न। सिंपल पैटर्न वही होता है भाई जिसमें कुछ पैटर्न है ही नहीं, सिंपल चले जा रहा है, किसी उससे कोई लिंक नहीं है, वो उसको पैटर्न कहते भी नहीं है। पैटर्न सिर्फ होता है मोस्टली सर्कुलर पैटर्न होता है, जिसमें भाई एक चीज़ स्टार्ट होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ते और घूम फिर के वो उसी पे पहुंच जाती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया तो उससे ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा, ठीक है। बाकी आपको आप पढ़ लेंगे तो ये भी आपको समझ आ जाएगा, पर मैं सीधा एग्जाम्पल देता हूँ, बताता हूँ आपको, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। इमेजिन करो एक स्टोरी की जहाँ पर एक गर्ल है नेम जिसका आशा है, उसने अपना विलेज जो है वो उससे लीव करके छोड़ गई पढ़ने के लिए, बाहर सिटी में जाने के लिए, पढ़ने के लिए उन्होंने अपना विलेज छोड़ दिया। उसको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो स्ट्रॉन्गर बनी है समय के साथ, ठीक है। और एट द एंड वो अपने विलेज वापस आ गई एज अ टीचर बनकर। यहाँ पर देखो सर्कुलर पैटर्न वो फॉलो करा ना, पहले गांव में थी, वहाँ पर उसको विलेज छोड़ा उसने अपना, ठीक है, कहाँ जाने के लिए, स्टडी करने के लिए, सिटी में जाने के लिए। सिटी में जाकर उसने काफ़ी चैलेंज फेस करे, फिर उसने वो स्ट्रॉन्गर बनी समय के साथ, और एट द एंड वो वापस अपने विलेज आ गई एज अ टीचर बनकर। तो क्या जहाँ से शुरू हुई वहाँ पे स्टोरी आ गई ना, एंड होगी ना वहीं पे, तो इसको सर्कुलर पैटर्न कहते हैं। कि घूम फिर के सर्कल बनाना, पता है ना आपको, एक पॉइंट पे घूम के दूसरे पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट पे घूम फिर के आ जाना, तो सर्कुलर पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ, थी पहले गाँव में, विलेज में थी, छोड़ के गई, वो सारी जगह में घूम करके पढ़ लिख के आ गई, और घूम फिर के वापस वो विलेज ही आ गई टीचर बनके। तो ये होता है सर्कुलर पैटर्न, जिसमें स्टोरी आगे तो बढ़ रही है पर घूम फिर के एट द एंड वहीं आ जाएगा, यहाँ पे वो स्टार्ट हुई थी। तो सर्कुलर पैटर्न कहते हैं, और ये काफ़ी इंगेजिंग होता है, क्योंकि एक स्टोरीज में पैटर्न नहीं है, कोई मतलब रैंडमली बात हो रही है, वो उधर गया, इधर गया, बस यही चल रहा है, तो वो समझ नहीं पाया क्या मतलब मोटिव क्या बताने का। पर एक सर्कुलर पैटर्न होगा तो उसमें समझना और आसान हो जाता है समझना, और पढ़ने ला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है।
कि भाई वो इधर गई, फिर वो यहाँ पर पढ़ाई उसने करी, फिर वो अपना इधर से उधर पढ़ाई करी उसने, फिर घुमा फिरा के वो इतना सक्सेसफुल हो गए, वो वापस अपने विलेज ही आ गई। ठीक है, तो ये भी एक्सपेक्ट होना चाहिए एक नोवेल के अंदर। एक होता है राइमिंग। राइमिंग तो आपको पता ही है यार, इसको बताने की जरूरत है नहीं। राइमिंग मतलब होता है मतलब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो बार बार आ रहे हैं तो उसे राइमिंग कहते हैं। आपने गाने में भी सुना होगा राइमिंग क्या होती है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, एक तरह के वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उससे राइमिंग क्रिएट होती है। एक पढ़ने में आसानी होती है, पढ़ने में मजा आता है, उसे राइमिंग कहती है। पर राइमिंग यहाँ पे साउंड को नहीं बोला, क्योंकि नोवेल में साउंड थोड़ी होती है। इसमें बोला हुआ है रिपीटिंग इमेजेस, सीन्स एंड आइडियाज, मतलब एक आइडियाज को, सीन को और इमेज को बार बार रिपीट करना, उसे राइमिंग कहते हैं। राइमिंग का मतलब होता है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, एक ही जैसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। ठीक है, ये होती है। तो और आपको पता है, और नोवेल में क्या होती है, एक ही इमेज को बार बार रिपीट करना, सीन को, आइडिया को। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ते, एग्जाम्पल है कि एक बॉय का नाम है जैद, जिसको हु लाइट्स अ कैंडल एवरी टाइम ही गेट अफ्रेड। ठीक है, जब भी वो अफ्रेड, जब भी वो डरा हुआ फील करता था, वो एक अपना कैंडल है उसको लाइट कर देता था, मतलब उसको कैंडल जलाता था। ठीक है, दिस स्मॉल एक्ट रिप्रेजेंट सेवरल टाइम इन द स्टोरी, मतलब ये एक्ट जो था ना काफ़ी बार स्टोरी में हुआ। तो एक कैंडल जो है ना वो सिंबल बन गया एक होप का उसके लिए। ठीक है, और इस टाइम बंदा और जब भी रीडर देखता है ना, नोवेल में देखता है या फिल्म में देखता है कि वो कैंडल जला रहा है, तो वो राइमिंग इतना बन चुका है दिमाग में कि वो अपने आप इमेजिन कर लेता है ये क्यों हुआ है। ड्राइविंग का मतलब ही होता है ना, एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उससे रीडर को समझ आता है भाई क्यों हो रही है चीज़ें। ठीक है, समय के साथ उसको समझ आ गया, रीडर को समझ आ जाएगा कि कनेक्ट करने लगेंगे उस जैद से। ठीक है, बार बार उसको सबको पता है, नोवेल में पढ़ के उनको इतना समझ आ गया, जब भी अफ्रेड, जब भी डरा हुआ फील करता है, वो अपने कैंडल है उसको जलाता है। ठीक है, जब भी वो अपने कैंडल जलाएगा, बार बार जला रहा है, उसके बाद जब भी आगे जलाएगा वो कैंडल को, एक रीडर अपने आप इमोशनली समझ जाएगा कि क्यों जला रहा है, क्योंकि डरा हुआ है। तो एक राइमिंग है, एक ही सीरीज ऑफ इवेंट बार बार आ रहा है उसमें, नोवेल में आ रहा है, तो उसे राइमिंग कहते हैं। ठीक है, 7 एक्सपर्ट मैं बता दी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन बता देता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में भाई यही है कि क्यों अप्रिशिएट करा गया है इस नोवेल को, की और क्या इसमें खूबियाँ थी, उसको आप यार देख पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें बात यही थी कि इसमें मैं आपको सिंपल लाइन में बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये भी एग्जाम पे आ जाता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या है नोवेल, इसकी ई.एम. फॉरेस्टर की जो नोवेल एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या है। उसमें भाई यही है कि जो ई.एम. फॉरेस्टर है ना भाई, उन्होंने 7 एक्सपेक्ट्स बताए हैं नोवेल के, इस नोवेल में। ठीक है, जो एक बुक को स्पेशल बनाते हैं उनने, और ये कहा है जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि एक नोवेल जो है वो मजाक मस्ती के लिए लिखी और पढ़ी नहीं जानी चाहिए, उसमें कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। ऑल्दो ये सब कुछ फिक्शनल है, सब कुछ मनगढ़ंत कहानी है, बट फिर भी मनगढ़ंत कहानी भी भाई काफ़ी आपको नॉलेज देती है। आपको पता है कि करेक्टर आपके रियल नहीं हो सकते, जैसे आप लगा लीजिए फिक्शनल रीडिंग में करेक्टर रियल नहीं हो सकते। भाई एक करेक्टर था, ये करेक्टर था, 4-5 करेक्टर, चारों रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी नहीं होती है। बट ये भाई आपको रियल लाइफ से भी ज़्यादा, स्टोरी से भी ज़्यादा आपको नॉलेज देती है, क्योंकि इसमें ऑथर जो नोवेलिस्ट है वो चीज़ें बता सकता है जो रियल में आकर भी नहीं हुई, ताकि एक मतलब ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक रीडर जान सके, समझ रहे हैं। तो इस स्टोरी में उसने ये बताया कि कौन से 7 एक्सपेक्ट होने चाहिए नोवेल में, जो कि एक अच्छे डेवलपमेंट, मतलब अच्छी एक इंगेजमेंट बनाएंगे रीडर और नोवेलिस्ट के बीच में, जिससे कि एक रीडर है वो भी काफ़ी इंगेजिंग रहेगा और वो भी नोवेल को पढ़ना चाहेगा। ठीक है, और एक जो लिखने वाला होगा ना भाई, उसको भी काफ़ी क्रिएटिविटी आएगी, क्योंकि वो इमेजिनेशन में इतना अच्छा लिखेगा, तो उसकी भी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वो आगे भी ऐसा काम कर सकेगा। और जो पढ़ रहा है उसको भी भाई काफ़ी अच्छा फील होगा, उसको भी काफ़ी अच्छा इंगेजिंग फील होगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। और उन्होंने यही कहा है कि भाई वो बिलीव नहीं करते कि नोवेल कब लिखी गई है, नोवेल का पास्ट क्या है, नोवेल की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, वो इस पर बिलीव नहीं करते, वो बिलीव करते हैं कि रीडर को, जो भी रीडर है उसको इस बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए कि नोवेल कब लिखी गई, किसने लिखी है, उसको जज करना चाहिए उसके बेसिस पे जो नोवेल में लिखा हुआ है। नोवेल को पढ़ो, उसके बाद जज करना चाहिए कि नोवेल में क्या है। ठीक है, और इसमें यही बताया कि भाई ऑथर के पास भाई काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है अपनी एक स्टोरी बिल्ड करने का, एक इमेजिनेशन बिल्ड करने का, क्योंकि उसमें ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं होती कि आपको जल्दी 4 पेज में खत्म करनी स्टोरी। उसके बाद सफिशिएंट टाइम होता है कि वो अपना टाइम लेकर जितना उसको लिखना चाहता है वो उतना लिख सके, ताकि वो ज़्यादा समय ले सके आपको चीज़ें समझाने के लिए और रिलेट करने के लिए। ठीक है, और आपको ओपन माइंड से आपको ऐसी स्टोरी बनाने के लिए जो आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करे और आप ओपन माइंड से उसको पढ़ना चाहो। ऐसा नहीं आप फोर्सफुली पढ़ रहे हो, आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, नहीं, आपके अंदर से खुद से एक जिज्ञासा हो, आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड हो कि आप उसको पढ़ना चाहो। ठीक है, बाकी लिखा हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, PDF दूंगा तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। ये नोवेल रिफ्लेक्शन क्या बताती है स्टोरी, मतलब सोसाइटी के बारे में क्या रिफ्लेक्शन देती है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। भाई मैंने बताया हुआ है कि ऑल्दो ये सारा कुछ फिक्शनल है, बट फिर भी ये रियल पीपल, कल्चर और प्रॉब्लम के बारे में रियल बता देती है, रियल चीज़ें बता देती है। ठीक है, ऑल्दो ये चीज़ें सब कुछ फेक हैं, मतलब फेक कह लो या कह लो फिक्शनल कहते हैं इसे, मनगढ़ंत सारी चीज़ें, पर ऑल्दो फिर भी ये आपको नॉलेज देती है लोगों के बारे में कि लोग कैसे होते हैं, लोगों के बारे में क्या है, कल्चर कैसे होते हैं, रियल लाइफ में प्रॉब्लम कैसे होती है। प्रॉब्लम तो असली नहीं है, बट है तो असली जैसे ना, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। बाकी ठीक है, PDF दूंगा, उसमें सब भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, सेकंड उस पर आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इतना ही था। ठीक है, सेकंड पर आ जाता है बंकिम चंद्रा चटर्जी की है आनंदमठ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या था,
एक अर्ली बंकिम चंद्र चटर्जी एक अर्लीस्ट नोवेलिस्ट हैं, ठीक है, एक मतलब अर्लीस्ट नोवेलिस्ट हैं, ठीक है, और ये लिव कर रहे थे, मतलब ये जो इनका टाइम था जीने का वो था 19th सेंचुरी में जिए थे अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, जब अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। इन्होंने लोगों को अवेक करा था, पीपल को, स्पेशली बंगालीज को, ठीक है, टू फाइट फॉर देयर मदरलैंड, मतलब उनकी जो मातृभूमि है ना, मदरलैंड जिसे कहते हैं, उसके लिए फाइट करने के लिए इन्हें एनकरेज करा था उन्हें, ठीक है। इट इज़ नॉट अ स्टोरी, इट इज़ अ पॉलिटिकल और पैट्रियोटिक मैसेज, इसमें दो चीज़ें मिक्स कर गई हैं, एक पॉलिटिकल है और एक पैट्रियोटिक मैसेज है जो आपका देशभक्ति के रिलेटेड होता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर बिलीव करा है कि एक लिटरेचर जो होनी चाहिए, एक बुक होनी चाहिए, नॉवल होनी चाहिए, वो एक मोर देन एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। इसमें भी वही चीज़ें बात बोली हुई है और ऊपर बोली हुई है कि एक नॉवल होनी चाहिए ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट के भी आगे उसमें चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करे चेंज होने के लिए और नेशनल प्राइड उसमें बिल्ड करे लोगों के अंदर, ठीक है। बस यही होनी चाहिए, जिसने पढ़ी और भूल गया इंसान, पढ़ी और मज़े के लिए पढ़ ली, अब उसका रियल लाइफ में कोई काम नहीं है। नॉवल ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के अंदर एक चेंजेस लाने के लिए इंस्पायर करे उन्हें, और एक नेशनल प्राइड उनके अंदर डेवलप करे, नेशनलिज्म उनके अंदर डेवलप करे, जो कि बंगालीज के अंदर नहीं थी। अब मैं बता देता हूँ बंगालीज का वहाँ पर है क्या, मतलब क्या सीन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको उस पर लेकर चलता हूँ, ठीक है, कि क्या कुछ था जिसपे ये सब कुछ बना हुआ है, ठीक है, जो भी आपको समझ आएगा। एक सेकंड रुकना। हाँ, एक भाई बंगाल के अंदर 1770 में एक प्रॉब्लम आई थी, जिसको आप कह सकते हैं कि बंगाली फेमाइन ऑफ 1770 से कहते हैं, बंगाल के अंदर ये सब कुछ आई थी, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या था, बंगाली जो पीपल थे वो मर रहे थे बिकॉज ऑफ उनको भूख से मर रहे थे, वो डिजीज से मर रहे थे वो, और उस समय पे स्मॉल ग्रुप ऑफ संत आपने सुना होगा ना, संत कौन, सेंट लिखा है उसमें यहाँ पे, जैसे को मैं संत पढ़ रहा हूँ कि संत ही होते, सन्यासी जो होते हैं, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ सन्यासी होते थे ना, वो फाइट करते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में और लोकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। क्योंकि भाई बंगाल फेमान के असली मैं बताऊँ हुआ क्या था, उस टाइम पे भाई इतना क्राइसिस आ गया था, इतनी बारिश कम हो रही थी, इतना क्राइसिस आ गया था, क्रॉप ग्रो करना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो पता है क्रॉप खराब हो जाती है, ज़्यादा बारिश से ज़्यादा हिल स्टॉर्म आता है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इतना हिल स्टॉर्म, इतनी रेन आई थी, इतनी बारिश आई थी, सारी क्रॉप खराब हो गई थी, सारी फसलें खराब हो गई थी। और फिर भी भाई ये जो अंग्रेज थे ये सारा कुछ फोर्स करते थे उस टाइम पे सारे फार्मर्स को कि हमें फिर भी रेंट दो अपनी क्रॉप का, हमें जो पैसा तुम हर महीना देते हो दो। पहले वो तो दे देते थे क्योंकि पहले वो क्रॉप ग्रो करते थे, तो वो पैसा उसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देते थे वो ब्रिटिशर्स को, उस टाइम ब्रिटिशर्स का शासन था, ठीक है। बट अब क्या हुआ, क्रॉप सारी खराब हो गई, पैसा उन पर बिल्कुल है नहीं, सारी क्रॉप तो खराब हो, उनकी जो पैसा लगाया था वो भी डूब गया भाई, सारा कुछ क्रॉप खराब हो गई। तो बट फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे उनको फोर्स करते थे कि वो करने के लिए कि क्रॉप हमको फिर भी पैसा दो, क्रॉप का जो भी हमें रेंट तुम हर महीने देते हो क्रॉप का, वो फिर भी दो हमें प्रोवाइड करो। इसलिए वो वहाँ पे पता है इतना क्राइसिस आ गया था क्योंकि उनके पास खुद के पास पैसे नहीं थे और फिर भी उनको फोर्स करा जा रहा था पैसे देने के लिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ना लोगों के पास खाने के लिए खाना था क्योंकि भाई सारी क्रॉप खराब हो गई थी, ठीक है, और ना खाने के पास खाना था, और ऊपर से उनको पैसे और देने पड़ रहे थे जो उनके पास थे भी नहीं, पर उनको फोर्स करा था देने के लिए। तो इसलिए उनको मारा पीटा जाता था कि भाई वो पैसे नहीं देते रहे। और इसमें हमारी जो लोकल गवर्नमेंट थी उस टाइम की, वो जिसका लोकल किंग जो बताया गया, उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं किंग होता था, ब्रिटिशर्स एक किंग बना देते थे जिसको काम ब्रिटिशर्स के अंडर करना होता था, पर वहाँ का किंग माना जाता था, ठीक है। किंग का नाम ये था भाई, वैसे आप याद करो ना करो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किंग याद कर सकते हो कि लोकल किंग था ना भाई, वो भी हेल्प नहीं करता था। तो एक सन्यासी था, तो इनका अगेंस्ट में फाइट कौन करता था, ये सन्यासी जो होते हैं ना, बाबा साधु वगैरह जो होते हैं सन्यासी, इन्होंने फाइट करा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में और लोकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, बाकी किसी लोगों ने नहीं करा। तो उसमें यही पेट्रियोटिज्म की फीलिंग डेवलप करनी चाहिए ऑथर ने कि भाई आपको अपने मदरलैंड के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है, अपने नेशनल कंट्री के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि कैसे पीपल सफर कर रहे थे और रूलर कुछ नहीं कर रहे थे, जो रूलर उस टाइम के थे लोकल गवर्नमेंट थी वो कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि भाई वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर ही काम करती थी, ठीक है। उनको भी ये था भाई मैं ब्रिटिश के अंडर काम नहीं कर रहा तो मुझे पनिश करा जाएगा, तो इसलिए क्या था ब्रिटिशर्स हमें तंग कर रहे थे, ठीक है। और हमारे जो लोकल गवर्नमेंट थी, हमारे लोकल किंग थे हमारे, वो भी हमें हेल्प नहीं कर रहे थे, वो भी ब्रिटिशर्स के साथ ही थे। तो जो सन्यासीज थे ना, सन्यासीज ने हमारा एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, जिनका नाम था सन्यासीज रेबेलियन, ये फाइट का नाम था, सन्यासी का ग्रुप तो था, इसको सन्यासी बोला जाता था, ठीक है। एक ग्रुप का नाम संत का था, इसको सन्यासी बोला जाता था, सन्यासी थे सारे उसमें, ठीक है। और उनने एक फाइट लड़ी थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जिसको बोला गया था सन्यासी रेबिलियन, उस फाइट को नाम दिया गया था। एक रियल इवेंट है ये, ठीक है, एक रियल इवेंट का एक बैकग्राउंड बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है फुली फिक्शनल है, 100% फिक्शनल नहीं है और 100% रियल भी नहीं है, कुछ उसमें स्टोरी बैकग्राउंड की ली गई है और कुछ उसमें अपने तरफ से ऐड कराया गया है ताकि ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सके रीडर, वो ऑथर, ठीक है, रीडर्स को, ठीक है। इस नॉवल में इसने बताया हुआ कैसे भाई लोग इतने गरीब हो, मतलब लोग इतने पुअर हो गए थे, इतना उनके पास
पैसा नहीं था, इतनी क्रॉप नहीं थी कि उनको फोर्स करा जाता था ईट करने के लिए, रेट वगैरह खाने के लिए उनको करना फोर्स करते थे, ठीक है। और वो मरते थे बिकॉज देयर वाज नो फूड, और कुछ तो कुछ ऐसा सामान खाने को मजबूर कर देते थे जिससे वो खा के मर जाते थे। कुछ भूखमरी से मर रहे थे और कुछ खा के मर रहे थे, ठीक है। नोवेल ने दिखाया हुआ कैसे नॉर्मल पीपल है वो उसको बैडली ट्रीट करा जा रहा। ब्रेव फाइटर थे सन्यासी, वही अकेले जो थे वो खड़े हुए थे अपनी कंट्री के लिए आवाज़ उठाने के लिए और अपनी कंट्री को सेव करने के लिए। तो इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा, ठीक है। अब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो अब आपको समझ आएगी कि ऐसे क्या बात हो रही है इसमें, क्योंकि पहले मैं वहाँ समझा रहा था तो आपको समझ नहीं आती। सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको ये पॉलिटिकल और मैसेज उसमें दिया गया था। इसमें यही चलता था कि एक नेशनल चेंज आ सके और लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन बन सके अपनी कंट्री के लिए लड़ने के लिए। और इनने भाई ये बताया, और इसी के अंदर एक जो अनंता मैथन की वो है नोवेल है, इसी के अंदर इन्हें वंदे मातरम भी लिखा हुआ है, ठीक है। वंदे मातरम के बारे में जिक्र किया लिखा हुआ है, जो कि आज हमारा नेशनल सॉन्ग कह सकते हैं, वो एक तरह से बन गया। मतलब नेशनल सॉन्ग यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग जो ये बाद में बन गया था, पर उस टाइम पर नहीं था ये, उस टाइम में कैजुअली लिया था, फिर आगे आगे नेशनल सॉन्ग बन गया था, जो कि फ्रीडम फाइटर्स को वगैरह को काफ़ी मोटिवेट इंस्पायर करता था, ठीक है। इस नोवेल में इन्होंने यही बताया है कि पॉवर्टी क्या होती है, ठीक है। पॉवर्टी के बारे में बताया, फॉरेन रूल के बारे में बताया, नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताया, जेंडर रोल के बारे में बताया जो कि उस टाइम पर चल रहा था, तो उन चीज़ों के बारे में बताया। उसने लिखा हुआ है कि हाउ इवन एन ऑर्डिनरी पीपल, उन्होंने बताया कैसे कि एक आम इंसान भी एक हीरो बन सकता है और हमारी कंट्री को सेव कर सकता है। जो हमारी कंट्री है लगा लीजिए, जो भी हमारी है उसको सेव कर सकता है, ठीक है। जिससे कि इसको पढ़ने के बाद एक रीडर को भी फील प्राउड होगा, ठीक है। और उसको हिस्ट्री में बिलीव भी करने लगेगा और वो करेगा भाई हमारी मदर ऑफ इंडिया मानने लगेगा, ठीक है। मदर इंडिया मानने लगेगा, जिसको इंडिया को ऐसा डिवाइन फोर्स बोला जाता है, जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर एक इंस्पिरेशन डेवलप हो कि भाई हमें भी अपनी कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए। इससे पहले क्या हुआ था भाई, बंगाल के टाइम में मैंने बताया एक लॉट ऑफ सफरिंग थी, ठीक है। जिसमें कि भाई एक स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे जमींदार था, इसका नाम था महेंद्रा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना आपको करेक्टर कैसे आया था, क्या कौन महेंद्रा था, क्या उसके बारे में बताया एक, ठीक है। उसके टाइम पे क्या था, एक स्टोरी जब वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे एक जमींदार था, लैंड ओनर था, जिसका नाम था महेंद्रा, ठीक है। वो महेंद्रा और उसकी वाइफ थी कल्याणी, वो दोनों जा रहे थे, ठीक है। वो मतलब लगा ट्राइंग टू एस्केप कर रहे थे, ठीक है, स्टार्विंग विलेज। मतलब उनके विलेज में इतनी भुखमरी आ गई थी, इतनी कंगाली आ गई थी कि वो उस विलेज को छोड़ के भाग रहे थे चुपके चुप, ठीक है। एस्केप कर रहे थे वहाँ से चुपचाप, ठीक है। वो तो महेंद्रा था, उसकी वाइफ थी कल्याणी और उनकी एक बेबी डॉटर थी, जिनको वो लेकर तीनों जा रहे थे एक अपने विलेज को एस्केप कर रहे थे, वहाँ से छुपके एस्केप कर रहे थे, मतलब चुपचाप, ठीक है। उसके क्या रास्ते में वो अलग हो गए, रास्ते में वो बिछड़ गए लगा सकते हो आप। कल्याणी जो थी वो तो भाई फॉरेस्ट में एक जगह पर जंगल में छुप गई अपने लड़की के साथ, जो उसकी बेबी डॉटर थी उसके साथ। बट जो महेंद्रा था उसको कैप्चर कर लिया ब्रिटिश सोल्जर्स ने, उसको पकड़ लिया गया ब्रिटिश सोल्जर्स द्वारा, ठीक है। हाउएवर उसको फिर रेस्क्यू कर लिया, किसने रेस्क्यू करा, रेबेलियंस, जिसको मैंने बताया ना सन्यासीस थे, ये हमारी कंट्री के सिर्फ अकेले लड़ते रहे उस टाइम पे, ठीक है। बाकी लोग नहीं लड़ते रहे, ये सिर्फ अकेले एक ग्रुप थे सन्यासीस का जो कि लड़ते थे ब्रिटिशर्स से और गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इनको पकड़ लेते वैसे तो सोल्जर्स ने, पर क्या हुआ, इन्होंने इनको रेस्क्यू करा, किसने करा, सन्यासी ने इनको रेस्क्यू करा, ठीक है। सन्यासी कौन थे, वॉरियर मॉन्क्स थे, साधु होते हैं जो वॉरियर मॉन्क्स थे, जिसने एक जज्बा दिखाया फाइट करने के लिए फॉर देयर मदरलैंड के लिए लड़ने के लिए उन्होंने एक जज्बा दिखाया, ठीक है। स्लोली धीरे धीरे ना एक महेंद्रा जो था जिसको पकड़ लिया गया था इन्हें, वो उनकी काबिलियत देख के वो देख के भाई ब्रेवरिटी देख के उनको भाई वो करने लगा, इंस्पायर होने लगा उनसे, उनकी ब्रेवरी को इंस्पायर होने लगा उससे, और उनको ज्वाइन करने लगा। उसको था भाई मैं भी आपको ज्वाइन करूँगा, मैं भी ब्रेव बनूंगा और मैं भी अपनी कंट्री के लिए मदरलैंड के लिए लड़ूंगा, ठीक है। उनका जो लीडर था सारे सन्यासी उसका नाम था महात्मा सत्या, ठीक है। महात्मा सत्या था वो टीच करते थे, वो बताते थे कि फाइट हमेशा पर्सनल रिवेंज के लिए लड़नी चाहिए, कि मतलब पर्सनल अपनी दुश्मनी निकालने के लिए फाइट ही लड़ते, ठीक है। इसको अपनी कंट्री को फ्री करने के लिए, अपनी कंट्री को मतलब इनजस्टिस से बचाने के लिए अपनी फाइट करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं लड़ना चाहिए कि अपने आपस में रिवेंज के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, वैसी फाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फाइट होनी चाहिए अपनी कंट्री को बचाने के लिए, अपनी कंट्री को इनजस्टिस से बाहर निकालने के लिए। अनदर पावरफुल एक करेक्टर था इसमें, मतलब एक और अच्छा करेक्टर था इस नोवेल में, उसका नाम था शांति। एक वो वुमन थी, एक ब्रेव वुमन जिसे कहते हैं, ब्रेव वुमन थी जिसने अपना ना भेष बदल लिया था, कहते हैं ना भेष बदल लिया था अपना, एक आदमी के रूप बना लिया था अपना, ताकि वो फाइट ज्वाइन कर सके। क्योंकि उस टाइम पे भाई औरतें फाइट वगैरह सोशल काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती थी और ना ही उनको करा जाता नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, इतनी ब्रेव वुमेन थी जिसने अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी, पूरा अपने आप के भेष चेंज कर लिया ताकि वो फाइट में ज्वाइन कर सके, सन्यासी का ग्रुप को ज्वाइन कर सके, ठीक है। क्योंकि उसे पता था भाई सन्यासी जो थे काफ़ी फाइट्स लड़ते थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और देयर अलाइज के बारे में काफ़ी फाइट लड़ते थे, ठीक है। कुछ
कुछ फाइट्स वो जीतते थे, कुछ फाइटर फिर भी हारते थे, बट द मेन मैसेज था जो उनका देने का वो यही था भाई, सेक्रीफाइस देयर मदरलैंड इज होली। मतलब जो भी अपने मदरलैंड के लिए वो है ना सेक्रीफाइस किया गया है वो सारा कुछ पवित्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एट द एंड विक्ट्री वगैरह हो गई, ठीक है, जो हमारी यूनिटी बन गई और हम विक्ट्री कर गए, ठीक है। शांति के बारे में कुछ बताया तो मैं आपको, क्या था इसमें, एक ब्रेव वुमेन थी, ठीक है, उसको इंस्पायर हुई इन साधु वगैरह से जो काफ़ी ब्रेव लोग थे, ठीक है, ये तो हमारी कंट्री के लिए मदरलैंड के लिए लड़ते थे, तो इनसे एक्सपायर हुई, पर इसको ज्वाइन करना था, उसको इनकी फोर्सेज जो सन्यासी का रेबेलियन था, ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन करना था, पर ये ज्वाइन नहीं कर सकती थी क्योंकि भाई एक वुमेन थी, उस टाइम पे वुमेन को इतना सोशली चीज़ों में पार्टिसिपेट करना नहीं दिया जाता था, या करते भी नहीं थे इनको, ठीक है। तो उसने यही कहा था, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी, अपने आप का भेस बदल लिया था, एक आदमी का भेस ले लिया था इसने, ताकि भाई वो फाइट ज्वाइन कर सके और हमारी मदरलैंड को प्रोटेक्ट कर सके। तो काफ़ी ब्रेव करेक्टर इसमें दिखाया हुआ है शांति का, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड मैं तो क्या बताया, इसमें यही लिखा हुआ भाई, एक काफ़ी अच्छी नोवेल थी जिसमें दो चीज़ों को मिक्स करा गया था, लिटरेचर और पॉलिटिक्स दोनों का मिक्स करा गया है, ठीक है। ये एक बहुत कम लोगों की स्टोरी नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों के लिए बारे में बताया हुआ है, पूरी एक कंट्री के बारे में बताया हुआ है। नोवेल में अक्सर क्या होता है 4-5 कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में बताया था, पर यहाँ पे पूरी कंट्री के बारे में बताया, कंट्री कैसे सफ़र कर रही थी, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इमोशन वगैरह से बताया हुआ, ऑर्डिनरी पीपल कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, इसमें ये दिखाया हुआ है कि जब वो कंट्री को लव करते हैं तो, ठीक है। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ वो पता नहीं की बात है नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप भी समझ आ जाएगा, सारी बातें समझाऊंगा तो भी वो नहीं है, आप अपने आप भी कुछ पढ़ेंगे तो आपको एक एग्जाम के लिए याद भी होगा कुछ ना कुछ, वरना मैं हिंदी बता दूंगा और आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं होगा तो आपको काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है वहाँ पे एग्जाम में आंसर लिखने के लिए, ठीक है। और रहने बताऊंगा कि इससे आंसर कैसे बनेंगे आपके, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके, पर मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अब वंदे मातरम के बारे में बता रहे, वंदे मातरम जो मानने बताया था इस नोवेल के अंदर वंदे मातरम आपका सॉन्ग भी था, तो उसके बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। वंदे मातरम आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बंकिम चंद्र की नोवेल जो आनंदमठ, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था वंदे मातरम का। ये एक पोट्री नहीं थी सिर्फ, इस मोर देन पोट्री थी, मतलब एक पोट्री से भी आगे की चीज़ थी, एक सोल ऑफ द नोवेल लगा, तो एक मतलब आत्मा थी नोवेल के अंदर की, जो होती है ना सोल होती है एक नोवेल के अंदर, मेन मोटिव होता है वो थी, ठीक है। इन संस्कृत में वंदे मातरम को लिखा जाता है आई बोट टू द मदर, आई बोट टू दी मदर, ठीक है। इसका मतलब वंदे मातरम का संस्कृत मतलब ये होता है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है वंदे मातरम के बारे में, ठीक है। कहीं इंपॉर्टेंट होगा भाई हमारा नेशनल सॉन्ग बन चुका है, उसके बारे में भाई पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जाता भी यार, ठीक है। एक स्टोरी में ये दिखाया गया भाई सन्यासी से वो इस सॉन्ग को जो वंदे मातरम सॉन्ग है, ठीक है, इस सॉन्ग को चैंट करते रहते थे, मतलब इसको सॉन्ग को गाते रहते थे, जिससे कि वो अपने एक्सप्रेस करते थे अपने लव और डिवोशन जो उसके उनका अपनी कंट्री और मदरलैंड के अगेंस्ट में है, ठीक है, उनके लिए है, कंट्री के लिए है, ठीक है। उसमें वो कहते थे कि जो मदरलैंड है ये सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, बस ये हमारी डिवाइन मदर गॉडेस है, ठीक है। और उसके बाद बताया हुआ है सॉन्ग डिस्क्राइब करता है कि मदर इंडिया एज अ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो हमारे मदर इंडिया है ना, हमारी जो मातृभूमि है ये है हमारी एक नेचुरल ब्यूटी है, जिसके अंदर रिवर्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, स्वीट स्मेलिंग ट्रीज भी हैं, और ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टिव लाइक दुर्गा और काली जो हमारी भगवान है उनके बारे में बताया गया है, वुड डिस्ट्रॉय ईवल, ठीक है। इसमें पूरी वंदे मातरम में बताया गया है कि हमारी कंट्री कैसी है और हमारे गॉड वगैरह कैसे हैं जो हमारी कंट्री को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, हमको लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारी ईवल को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ों को मिक्स करा गया है, स्पिरिचुअलिटी और नेशनलिज्म, इस सॉन्ग के अंदर बता रहा हूँ मैं। स्पिरिचुअलिटी तो आपको बताइए, गॉड के बारे में बता दिया तो भाई सिर्फ स्पिरिचुअलिटी बन गई, और नेशनलिज्म के बारे में तो बताइए भाई, इसमें बताया हुआ है कैसे हम नेशनलिज्म के बारे में मतलब एक मोटिवेट करा गया कि मतलब अपना मदरलैंड के लिए मतलब उसके बारे में मोटिवेट करा गया कि हमारी मदरलैंड है, इसको प्रोटेक्ट हमें करना चाहिए, ये हमारी मातृभूमि है, इसके बारे में मतलब दो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड नेशनलिज्म, ठीक है। इसमें करेक्टर मतलब फॉर द करेक्टर इन नॉवल द सॉन्ग बिकम सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब ये मतलब नॉवल के अंदर ना ये सॉन्ग जो है ना एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बन गया उनके लिए, रेबेलियंस के जो हमारे कंट्री के लिए लड़ते रहे, मदरलैंड के लिए लड़ते रहे सन्यासी जो थे, उनके लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बन गया। मतलब ये सॉन्ग ऐसे नहीं लिखा गया था कि हमारा नेशनल सॉन्ग बनेगा इसलिए लिखा गया, नहीं, ये नेशनल सॉन्ग बाद में बना क्योंकि इतना अच्छा सॉन्ग बनाया गया था संस्कृत में, मतलब इतना अच्छा सॉन्ग ये बनाया गया था जो कि इसको आगे जाकर नेशनल सॉन्ग बना दिया गया। तो मतलब सॉन्ग यूज़ कहाँ होता रहा, नोवेल के अंदर यूज़ होता रहा, इसको गाते थे सन्यासी लोग जो हमारी कंट्री के लिए मतलब उस टाइम पर लड़ रहे थे, हमारी कंट्री के लिए फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो इसको गाते रहे ताकि उनको मोटिवेशन मिलती थी और हमारी मदरलैंड के लिए लड़ने के लिए एक मतलब वो इंस्पिरेशन मिलती थी, इंस्पायर करते थे अपने आप को गा के वो, ठीक है। बाकी यही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और फ्रीडम मूवमेंट फिर बाद में जाके लीडर लाइक रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गाने को गाया हुआ था, पॉलिटिकल मीटिंग थी, पॉलिटिकल मीटिंग, उसमें इस गाने को गाया भी हुआ था। और फ्रीडम फाइटर जो होते हैं हमारी कंट्री के वो भी शाउट करते हैं वंदे मातरम ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट मार्चेज, जब भी हमारी कंट्री में कोई प्रोटेस्ट मार्चेज होते हैं, आपने देखा होगा भाई हमारे जो फ्रीडम फाइटर वगैरह जो होते हैं, सोल्जर्स वगैरह होते हैं, वो ये गाना चैंट करते रहते हैं, इसका मतलब लगा रहे नारे लगाते रहते हैं वंदे मातरम, ठीक है। तो इससे उनको मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि नेशनल सॉन्ग बन चुका है हमारी कंट्री का, उससे उनको मोटिवेशन मिलती है
लगती है। और मतलब लगा रहे इस गाने का ना जो ये सॉन्ग है इसका स्पेशल प्लेस है हमारे हार्ट में इंडियंस के लिए, ठीक है। ये बारे में सब कुछ बताया हुआ। एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में क्या बताया तो मैंने आपको पहले सबसे पहले आपको ये बताया था मैं कि हिस्ट्री क्या है इसकी, ठीक है। आपने तो पढ़ लिया होगा कि ये बारे में सब कुछ आप पढ़ सकते हैं कि सिर्फ ये सन्यासी जो थे ना सिर्फ उसके लिए नहीं लड़ रहे थे कि हमारे खाने के लिए लड़े। आप पता है सन्यासी क्या होते हैं? सन्यासी वही होते हैं जो भाई खाने पीने का, अपने परिवार का, अपने सारी सराउंडिंग का त्याग कर चुके होते हैं। तो आप ये नहीं, आप ये मत सिर्फ सन्यासी से लड़ रहे थे उनको भूख लग रही थी, खाना नहीं था इसलिए वो लड़ रहे थे भूख के मारे, नहीं। सन्यासी हमारी मदरलैंड के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। ये सिर्फ नॉट जस्ट फॉर फूड और रिवेंज के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी फ्रीडम दिलाने के लिए, हमारी जो मदरलैंड है उसको फ्रीडम दिलाने के लिए वो लड़ रहे थे, ठीक है। आप ये मत सोचना बस सन्यासी थे तो भाई उनके पास खाने पीने को नहीं था तो इसलिए लड़ रहे थे, नहीं, हमारी मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने मेन चीज़ बता दी है, आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इशू ऑफ जेंडर मैंने आपको बताई है भाई, 2 जेंडर के बारे में इशू बताया हुआ है, ठीक है। इशू बताया हुआ है, ठीक है, कि उस टाइम पे जब ये नोवेल लिखी गई उसमें इंडियन वुमेन्स की तरह उनको बस यही एक्सपेक्ट करा था कि वो घर में बैठी रहें, वो बाहर ना जाएं और घर का देखभाल करें वो, ठीक है। पॉलिटिकल और सोशल मैटर में वो इंटरफेयर ना करें। बट इस नोवेल में ये दिखाया गया है कि वुमेन कैन बी एज ब्रेव एज, मतलब जो जितने आदमी ब्रेव स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक होते हैं उतनी ही एक वुमन भी हो सकती है। इसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने शांति के बारे में बताई है, आप पढ़ सकते हैं शांति के बारे में एग्जांपल बताया कि शांति कौन थी, ठीक है। और जिसने बोल्ड का कुछ उसने आदमी की तरह एक मैन की तरह ड्रेस कर लिया था जिससे कि वो रेबेलियंस को ज्वाइन कर सके और फाइट कर सके हमारे मेल वॉरियर की तरह, काफ़ी इंटेलिजेंट थी, ब्रेव थी, ठीक है। और इसमें बाकी कुछ बताया हुआ आप पढ़ सकते हो। उसमें कल्याणी के बारे में बताया हुआ, कल्याणी जो महेंद्र की वाइफ थी उसने फाइट नहीं करा। इसमें 2 जेंडर के बारे में बताया हुआ, एक तो थी उसने अपना जेंडर पूरा चेंज कर दिया था ताकि वो फाइट कर सके, भेस पूरा बदल लिया था उसने। और दूसरी थी शांति, शांति ने कोई कुछ चेंज नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, थी वो आज भी वुमेन ही, बट उसने शांति की तरह लड़ा नहीं, ठीक है। बट फिर भी उसने स्ट्रेंथ दिखाई डिफरेंट वे में, मतलब ऐसा कुछ दिखाया मतलब जो आम लड़की नहीं करती, मतलब आप समझ रहे हो, एक स्टेप आगे तो रखा कम से कम। उस समय औरतें थी वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती थी, शांति ने तो पूरा पार्टिसिपेट करा भाई उस टाइम पे पूरा अपने वो करके। बट कल्याणी थी इसने पूरा पार्टिसिपेट नहीं करा, पर फिर भी उसने उन औरतों से तो वो आगे बढ़ी जो बिल्कुल भी सिर्फ घर का काम करती थी और सिर्फ पॉलिटिकल मैटर और सोशल मैटर में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करती थी। उनसे तो एक कदम आगे बढ़ के दिखाया, ताकि इनने ये भी दिखाया कि मैं भी हाँ जेंडर इक्वालिटी मतलब जेंडर का इशू नहीं बनने दिया, लगाया कि भाई हाँ दोनों जेंडर अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसने स्ट्रेंथ को डिफरेंट वे में दिखाया। उसने क्या करा, उसने लड़ा नहीं उसकी तरह, उसने भेस चेंज नहीं करा, उसने क्या करा, उसने अपने एक विलिंग दिखाई, अपने अंदर से एक जगह से दिखाई कि हाँ मैं अपनी मैरिड लाइफ है उसको गिव अप कर दूंगी, ठीक है। और जिससे कि उसका हस्बैंड है उसको एक हस्बैंड जो है उसका फाइट कर सके अपनी कंट्री के लिए, ऐसा ना उसका हस्बैंड के ऊपर प्रेशर रहे कि भाई घर परिवार भी देखना है। उसने अपने मैरिड लाइफ को पूरा सेक्रीफाइस कर दिया कि भाई हस्बैंड के मेरे ऊपर, जो भी हस्बैंड है मेरा उसके ऊपर कोई भी वो नहीं है, प्रेशर नहीं है अपनी मैरिड लाइफ को देखने के लिए। वो अपनी फाइट जो कंट्री के लिए फाइट है उसको ज्वाइन कर सकता है और उसको फ्री माइंड से लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचे कि मेरा पीछे परिवार भी है, ठीक है। तो उसने ऐसे मेंटली सपोर्ट करा, समझ रहे हो। सपोर्ट ऐसा नहीं होता कि भाई हथियार लेके चलोगे तो ये सपोर्ट होगा, नहीं। सपोर्ट 2 तरीके से होता है, या तो हथियार लेके चलो खुद ही उसमें घुसो चीज़ों में, और ठीक है, और दूसरा होता है उस चीज़ों में पार्टिसिपेट करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसमें पार्टिसिपेट करा, अपनी भागीदारी दी कि हाँ मैंने पूरा पार्टिसिपेट तो नहीं करा पर फिर मैं एक अपनी तरह से सेक्रीफाइस कर सकती हूँ कि मैं गिव अप कर दूँगी अपनी मैरिड लाइफ को, ताकि मेरा हस्बैंड जो है वो कंट्री की जो है फाइट हो रही है उसमें ज्वाइन कर सके, ताकि वो हमारे बारे में ना सोचे कि हमारी कंट्री है, मतलब मेरी हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, पीछे मेरी बच्ची है, उसके बारे में ना सोचे, अपना फाइट लड़े हमारी कंट्री की जो भी। तो उसने भी काफ़ी अच्छा सेक्रीफाइस करा था, जिससे दिखाया हुआ है कि भाई जेंडर का इशू कितना अच्छा था, मतलब जेंडर ने कितना, मतलब फीमेल जेंडर है भी कितना अच्छा पार्टिसिपेट करा था, इंस्पायर्ड जब उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाता भी नहीं था, ठीक है। उसने ये दिखाया हुआ था। इसने बताया था कि भाई उसने डिसाइड करा था कि अपने हस्बैंड को फैमिली ड्यूटी से फ्री करने के लिए, ताकि वो लड़ सके। और जो उसका वुमेन सेक्रीफाइस था ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था नेशनल फ्रीडम के लिए, जो वुमेन ने सेक्रीफाइस करा। बाकी आप पढ़ सकते हैं। नेचुरल कैलेमिटी क्या आई थी भाई उसके बारे में मैंने बताई दिया आपको, ये क्या आए थे लोग, खाना नहीं था, वो उनको कुछ खाने के लिए फोर्स करा था जिससे वो आपस में मर जाते थे। ब्रिटिशर्स के बारे में, सन्यासी के बारे में, ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मीनिंग क्या है बंगाल फेमाइन के, फिर वही है भाई उसी को, मतलब बंगाल फेमाइन एक नेशनल कैलेमिटी थी उस टाइम पे, ठीक है। आप लगा सकते हो ये इशू था, इसके ऊपर ही लड़ाई हुई थी, मतलब बारिश होती नहीं थी, मतलब इतनी सारी बारिश हो गई एकदम से, सारी फसल ख़राब हो गई, ऐसे हो गया। फिर वो रेंट लेने लगे, रेंट इन पर था नहीं तो आपस में इनकी लड़ाई होने लगी, वो टॉर्चर करने लगे आम इंसान को, नॉर्मल इंसान को। सन्यासी लड़ने लगे उनके अगेंस्ट में, लोगों को ज्वाइन करने लगे सन्यासी को। तो ये पूरी नेशनल कैलेमिटी थी, ये एकदम से क्या हुआ। तो उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे फेलियर ऑफ मॉनसून वगैरह के, मतलब ये रीज़न लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा नेशनल मतलब आया है। ये चैप्टर में ऐसा मोस्टली नहीं लिखा गया, फिर भी मैंने बताया आपको ताकि आपको समझ तो आए किस बारे में बात हो रही है, वरना आप पूरी चैप्टर पढ़ने वाले समझ में आएगा बंगाल फेमाइन था क्या। एंड में ये भी क्वेश्चन उठता है और उससे आपकी स्टोरी इनकम्प्लीट सी फील होती है, आपको समझ भी नहीं आती ये था क्या भाई, क्यों लड़ रहे हैं आपस में। तो इसके लिए मैंने आपका बड़ा टिकटली लिख दिया यहाँ पे कि क्यों बंगाल फेमाइन क्या था, और आप उसको पढ़ सकते हैं कि आपको समझ आ जाए कि भाई क्या था और क्यों ये चीज़ें सारी हो रही थी, क्यों लड़ रहे थे आपस में।
उसके बाद लास्ट यूनिट हमारी आ जाती है चमन निहाल की आज़ादी, जो स्टोरी है आज़ादी, ठीक है। इसके बारे में भाई फ्रीडम के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें भाई यही बताया हुआ है कि नॉवलिस्ट हैं, ठीक है, जो 1927 में सियालकोट में बॉर्न हुए थे। सियालकोट आपको पता है आज पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन एरर हो तो भाई समझ लेना। आपको पता है पाकिस्तान का पार्ट आज बन चुका है। डिवीज़न के बाद, फ्रीडम के बाद उनको पार्ट दे दिया गया है सियालकोट का, ठीक है। एरिया जो है उनके अंडर आता है, ठीक है। और जो आपके पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का पार्ट बन गया, लिखा भी हुआ है यहाँ पर। नोवेल में ना भाई उन्होंने एक रिफ्लेक्शन दिया है अपने एक्सपीरियंस का, जिसमें उसने बताया उन्होंने बताया इंग्लिश में पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम के, मतलब इंडिया का जब पार्टीशन हो रहा था ना 1947 के टाइम पे, उस टाइम की बातें बताई गई हैं सारी कुछ, कि 1947 में पार्टीशन हुआ, उससे क्या लोगों पे इफेक्ट आया, क्या मतलब क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हुए थे, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ है कि एक फ्रीडम जो है ना, एक ड्रीम, लोगों का एक ना ड्रीम होता है फ्रीडम का, कि फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, हमारा देश आज़ाद हो इन अंग्रेज़ों से, ठीक है, हम आज़ाद हो, हमको घर में आज़ादी मिले। सबको एक ड्रीम होता है फ्रीडम का, ठीक है, जो सपोज मतलब एक माना जाता है कि हैप्पीनेस लाएगा लोगों के फेस पे, ठीक है। आपको भी फ्रीडम चाहिए, आपको घर से बाहर निकलने की फ्रीडम चाहिए, आपको क्या सोचते हो यार मेरे को फ्रीडम मिल जाए, मेरे को मज़ा आएगा, हैप्पीनेस मिलेगी आपको, तो आप क्या समझते हो फ्रीडम से? फ्रीडम से आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि आपको भाई एक हैप्पीनेस आएगी आपके अंदर। कंट्री का उस टाइम फ्रीडम में भी लोग यही सोच रहे थे, हाँ अब हम अंग्रेज़ों से फ्री हो जाएंगे, हम अंग्रेज़ों के अंदर काम नहीं करना पड़ेगा, तो उनके ऊपर तो एक हैप्पीनेस थी कि भाई फ्रीडम का मतलब होता है एक हैप्पीनेस, हम खुश हैं, हमको फ्रीडम मिलेगी। बट लोगों को ये नहीं पता था कि फ्रीडम जो है एक पेन, वायलेंस और लॉसेस फॉर मैनी भी लाती है। सिर्फ फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता भाई फ्रीडम मिल गई मज़ा आ गया अब तो, नहीं, वो कुछ ड्रॉबैक्स के साथ भी आती है फ्रीडम, क्योंकि जहाँ आज़ादी होगी वहाँ पे बर्बादी भी होती है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बता दिया है, इसमें बता देता हूँ मैं। चमन निहाल ने स्टोरी में ये बताया गया है कि कैसे डिवीज़न के बाद में, मतलब डिवीज़न के बाद में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। पॉलिटिकल डिसीजन ने जो हमारी कंट्री को, इंडिया को है, वो 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया था, इंडिया और पाकिस्तान में, जिससे कि काफ़ी एक पॉलिटिकल इवेंट था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये एक भाई रियल ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी इफेक्टेड होने वाला इवेंट था। आपको बताऊंगा मैं कैसे। आप सिर्फ अभी फिलहाल ये पढ़ सकते हैं कि निहाल, आप क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। निहाल ने कंट्री को उसको ब्लेम नहीं करा कि किसी रिलीजन और कम्युनिटी को ब्लेम नहीं करा किस चीज़ के लिए, कि आप इतना डिवीजन के बारे में इतने वायलेंस हो रहा है, पेन है, लॉस हो रहा है ह्यूमन लाइफ्स का, इसलिए नहीं ब्लेम करा इसको। उसने फोकस करा है कि जो हेट्रेड है ना और फियर है लोगों के अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसने भाई रियून कर दिया रिलेशन और पीसफुल लिविंग। मतलब जो अच्छा खासा रिलेशन था लोगों के बीच में, जो पीसफुल लाइफ वो जीते, उसको डिवीजन ने, जो हमारा डिवीजन हुआ, फ्रीडम हमको मिली, उसने सब कुछ इसको रियून कर दिया, हमारी सारी अच्छी खासी ज़िंदगी चलती हुई को ख़राब कर दी। कैसे कर दी अब बता देता हूँ। प्लॉट समरी लिखी हुई है आज़ादी के बारे में, क्या है, यहाँ शुरू होती है वो प्लॉट समरी। भाई एक रामलाल लड़का था, ठीक है, इसका नाम लाला रामू भी बोला जाता था, ठीक है। आप दोनों को पढ़ सकते हैं एग्जाम में, कैरेक्टर स्केच आता है ना, क्या पता रामलाल ना लिखा हो और ये लिखा था कई बार लाला रामू के बारे में, ठीक है। दोनों कैरेक्टर एक ही हैं, उसका बस एक निक नेम है, ठीक है। वो एक कंट्री में, एक सिटी में लिव करता था जिसका नाम था सियालकोट, ठीक है। सब कुछ इंडिया का पार्ट था, सब कुछ, ठीक है। तो वो लिव करता था वहाँ पे, सब समझ रहे हो। मैं स्टोरी के बारे में अपने आप बता रहा था, पहले आपको नहीं, पहले पढ़ ही लेते हैं, चलो फिर आपको ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। सियालकोट में वो लिव करता था, पाकिस्तान में, जो आज पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। पहले नहीं था पाकिस्तान का, पहले सब कुछ इंडिया में आता था डिवीजन के पहले। वो एक मिडिल क्लास हिंदू बॉय था जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीता रहा। वो एक मुस्लिम लड़की से लव करता रहा, ठीक है, जिसका नाम नूर था, ठीक है। नूर थी, उन दोनों का ड्रीम था साथ में रहने का, ठीक है। बट पार्टीशन के बाद, जब पार्टीशन अनाउंस हुआ, एवरीथिंग चेंजेस, मतलब सब कुछ चेंज हो गया। जो एक पीसफुल सिटी थी सियालकोट की, वो एक प्लेस बन गया रियॉट का, किलिंग एंड फियर का, मतलब लड़ाई झगड़े का एक जगह, मतलब मेन पॉइंट बन गया था सियालकोट। के बाद डिवीजन हुआ, आपस में सारे कल्चर थे, आपस में सारे जो रिलीजन थे वो ट्रिगर हो गए। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लग गए, सिख ईसाई लड़ने लगे, सब मतलब आपस में डिवीजन के बाद लड़ने लग गए। वह डिवीजन हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया यार हिंदू मुस्लिम में, तब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गवर्नमेंट ने, तो लोग भी आपस में डिवाइड हो गए। लोग भी फियर में आकर एक दूसरे को मारने लगे, करने लगे, भाई तू तो मेरे से अलग हो गया, तू तो मेरे से अलग है, तू तो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, तो मारा मारी चालू होने लगे। जो पहले एक पीसफुल जगह थी सियालकोट, अब वो एक रियॉट का, मतलब लड़ाई झगड़े का, एक लड़ाई मारने मरने का एक वो बन गया, पॉइंट बन गया, ठीक है। जिसमें कि हिंदू सिख मुस्लिम जब नेबर थे, पहले जो पहले आपस में नेबर थे, आपस में ही रहते थे, आपस में मिल बांट के रहते थे, आपस में पड़ोसी की तरह रहते थे, जो एक समय पे एक साथ रहते थे फैमिली की तरह, अब वो एक दूसरे की तरफ ऐसे एनिमी की तरह बन गए हैं। उसके बाद डिवीजन के बाद रामलाल की जो लव स्टोरी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई नूर से, ठीक है, क्योंकि वो उसको मैरी करना था, उसको साथ शादी करना चाहता था। बट उस समय पे जब वो डिवीजन हुआ, उसकी फैमिली ने काफ़ी वायलेंस, काफ़ी लॉस और काफ़ी पेन ऑफ माइग्रेशन फेस करा, क्योंकि उनको पता है भाई वो सियालकोट में रहते थे और ये था हिंदू, तो भाई इसको भाई ये हिंदू को वहाँ रहने कैसे देंगे। अब सियालकोट में हो गया, पाकिस्तान का एरिया बन गया, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। वहाँ पे लोगों को काफ़ी टॉर्चर करते थे, काफ़ी वायलेंस करते थे उनके अगेंस्ट में। उनको काफ़ी बोला जाता था कि हाँ मत रहो, वहाँ जाके रहो, यहाँ रहो, हमारे कंट्री में नहीं रहोगे, ये नहीं रहोगे, तो काफ़ी उनको फेस करना पड़ा।
वो चाहते थे रामलाल ये जो था ना, ये वगैरह सब चाहते थे कि फ्रीडम मिले, पर उनको नहीं पता भाई फ्रीडम ऐसी मिलेगी हमें कि हमें खुद से घर से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, आपको बताएगा ऑन दिस वे उसने काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन ये लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी फेस भी करी। रामलाल की इमोशनल जर्नी थी जहाँ पर एक पहले वो होपफुल यंग मैन था जो चाहता था भाई, और होपफुल यंग मैन से भाई वो अब ऐसा बन गया जिसने वर्स्ट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर देख लिया। पहले काफ़ी होपफुल इंसान था, आपको एक तरह भाई काफ़ी कंट्री अच्छी है, काफ़ी दुनिया अच्छी है, सब कुछ साथ में रहते हैं ये है, बट उससे वो ऐसा कन्वर्ट हुआ, उसने ऐसा कुछ देखा लोगों के बीच में डिवीजन के बाद में, जिससे कि उसने एक वर्स्ट साइड, मतलब सबसे बुरा साइड जो होता है ह्यूमन नेचर का, वो उसने विटनेस करा पार्टीशन के टाइम पे। एंड में क्या हुआ, वो सर्वाइव कर गया, बट नो लॉन्गर द सेम पर्सन। मतलब वो सर्वाइव तो कर गया, मतलब ये तो नहीं है भाई वो डिवीजन के टाइम में उसको मार दिया गया कि भाई तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम, मारा तो नहीं गया, पर वो अंदर से मर गया। ठीक है, जो इंसान वो पहले था ना, वो इंसान उसके अंदर मर चुका था, अब वो कुछ नया इंसान बन चुका था। उसके अंदर जो ड्रीम था ना, उसके अंदर आज़ादी का, फ्रीडम का जो ड्रीम था उसके अंदर वो उसने उसका दिल तोड़ दिया था। ठीक है, एट द एंड यही दिखाया गया, सैड पावरफुल नोट में ये दिखाया गया है कि कैसे पार्टीशन चेंज कर देता लोगों की लाइफ को। ठीक है, और इसमें थीम के बारे में बताया गया। पहले मैं आपको स्टोरी का एक पूरा ना वो बता देता हूँ, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको। स्टोरी क्या थी भाई, पहले ये साथ में आपस में रहते थे, नूर और रामलाल। ठीक है, दोनों साथ में रहते थे और इनका आपस में काफ़ी सही चल रहा था। उसके बाद इनने सोचा, मतलब रामलाल ने सोचा भाई फ्रीडम मिलनी चाहिए यार, फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमारी कंट्री फ्री होनी चाहिए। जो हमें अंग्रेज़ों के अंदर अभी भी हम आते हैं, कभी भी अंग्रेज़ आ जाते हैं, हमको टॉर्चर करते हैं, उससे अच्छा हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। फ्रीडम में हम आराम से रहेंगे, हमारे देश अपना आराम से रहेगा, हमारी गवर्नमेंट हमें रूल करेगी, ब्रिटिशर्स नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ था। बट पार्टीशन के टाइम पे इसने ये फिटनेस किया कि भाई जो लोग पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये तीनों रिलीजन के जो लोग आपस में, जितने भी रिलीजन थे इंडिया के अंदर, सारे आपस में रहते थे। मतलब हिंदू भी साथ में बैठे खाना खा रहा है, मुस्लिम भी साथ में खा रहा है, सिख भी साथ में बैठे खा रहा है, ये साथ में आपस में पड़ोसी थे, आपस में मिलते जुलते थे, बात करते थे, खाते पीते थे, घूमते फिरते थे, आपस में थे। कोई इनके अंदर मन में कोई भी एक दूसरे के लिए कोई भी दिक्कत नहीं थी। बट पार्टीशन के टाइम पे गवर्नमेंट ने लगा रहा है, कितना गवर्नमेंट छोटा सा अपना रोल प्ले करा, बीच में आके गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरफेयर करा और कंट्री को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। सबके मन में कितना जहर भर गया एक दूसरे के लिए। वो पहले से डिवीज़न में नहीं थे, बट कंट्री ने जब वो लीडर्स ने जब अनाउंस किया कि हम पार्टीशन कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान अलग होगा, इंडिया में हिंदू रहेंगे, वहाँ मुस्लिम रहेंगे, जब इन्हें कल्चरली डिवाइड कर दिया ना इन्हें, तो वायलेशन होने लगी। आपस में जो कल तक पड़ोसी थे, आपस में खाना खाते थे, वो आपस में लड़ने लगे, क्योंकि अब वो अलग रिलीजन के उनको बता दिया गया है। ठीक है, पहले रिलीजन अलग था और कोई नहीं मानता था। इंडिया में कितने सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, ठीक है, आपस में नहीं लड़ते हैं क्योंकि वो इंडिया के अंडर आते हैं सब कुछ। बट ऐसे ही हिंदू और मुस्लिम सारे इंडिया के अंडर आते थे, पर जब से उनको अलग कर दिया गया भाई, उनमें एक अलग पार्ट आ गया है कि भाई नहीं, हम दूसरी कंट्री के हैं, ये हमारी दुश्मन कंट्री है। वो आपस में अब चिड़ने लगे, लड़ने लगे, मतलब एक दूसरे को मारने मरने लगे, तो ये करने लगे, सब कुछ सेपरेट हो गए। रामलाल जो पहले सियालकोट में आराम से रहता था, हिंदू था ये, क्योंकि अब वो आराम से वहाँ नहीं रह सकता था, क्योंकि भाई वो अब पाकिस्तान का पार्ट बना दिया पार्टीशन के बाद। वहाँ पर उसको फिर रामलाल की फैमिली को टॉर्चर करने लगे, काफ़ी सारी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ी। वहाँ के लोग उन्हें बार बार यहाँ जगह छोड़ने के लिए बोलते थे, उन्हें भगा भी देते थे, फिर उनको इधर उधर जाकर कहीं रहना पड़ता था, माइग्रेशन करनी पड़ती थी, क्योंकि भाई वो हिंदू हैं और वो रह रहे हैं। अब वो मुस्लिम कंट्री बना दिया उसको, तो अब भाई उनको वहाँ पर रहने दिया जाने से, तो उनको काफ़ी टॉर्चर करा जाता था। तो भाई रामलाल को ये लगा कि जो मेरा पहले जो ड्रीम था फ्रीडम का, कि मेरे को फ्रीडम मिलेगी, ये मिलेगी, अब वो ड्रीम उसने देखा कि मेरा फ्रीडम तो काफ़ी मैंने सोचा हुआ था, काफ़ी हैप्पीनेस लाएगा लोगों के बीच में, या काफ़ी मेरे को भी हैप्पीनेस देगा। बट ये जो ड्रीम था मेरे लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर बन गया, जिसमें कि भाई मैंने कुछ ऐसा देख लिया, पार्टीशन के बारे में, फ्रीडम के बारे में, कि भाई इससे अच्छी तो फ्रीडम ना ही होती तो भी ज़्यादा बेटर थी। लोग आपस में साथ तो रह रहे थे, मैं तो साथ रह पा रहा था किसी के, ठीक है, तो इसमें यही बताया गया। ठीक है, उसके बाद मेरे को थीम्स हैं आज़ादी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन भाई वीडियो में बने रहना, मैं आगे ये बताऊँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। कहीं आप सोचो ये पढ़ के चले जाओ, फिर एग्जाम में कहोगे क्वेश्चन आया नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो मिला ही नहीं कि इसमें पूछा हुआ था सीधा भाई ये बताओ कि क्या होना है, प्लॉट समरी बताओ। सीधा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन बताऊंगा मैं कैसा आता है, आप उसको फिर देखना। ठीक है, ऐसा मत करना कि ये पढ़ के चले गए फिर का क्वेश्चन नहीं आया, फिर आप ये बोलोगे, आपको बताऊंगा मैं कैसे क्वेश्चन आता है। अब थीम पे आते, थीम कहते हैं आज़ादी की पार्टीशन और इस इम्पैक्ट बताया हुआ है कि भाई पार्टीशन की थीम बताया हुआ है कि पार्टीशन से क्या हुआ था। पार्टीशन में सब साथ में रहते थे, बस पार्टीशन हो गया, पार्टीशन से पहले सब साथ में रहते थे, जब पार्टीशन हुआ एक डीप चोट लगी लोगों को, ह्यूमन सोसाइटी को, जिसमें कि सब मैन मेड डिजास्टर था। भाई मैन मेड ही था, नेचुरल तो था नहीं, मैन मेड पॉलिटिकल लीडर के द्वारा बनाया गया था पार्टीशन, सब कुछ तो मैन मेड डिजास्टर था, जिसने सबकी ज़िंदगी, रिलेशनशिप, कम्युनिटी सब डिस्ट्रॉय कर दिया। जो कि लोग सियालकोट में आसानी से रहते थे, शांति से रहते थे, अब वो लड़ाई झगड़े करने लग गए। रिलीजन ने
मतलब रिलीजियस यूनिटी ब्रोक हो गई, मतलब जो रिलीजियस यूनिटी थी पहले अब वो टूट चुकी है, आपस में सब लड़ने लगे हैं। जो पहले आपस में फेस्टिवल बनाते थे, फूड शेयर करते थे, खाना खाते थे, घूमते फिरते थे, अब वो आपस में लड़ने लगे हैं, बात करते नहीं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये बताया हुआ कि इसमें यही बताया हुआ कि फ्रीडम जो है ना वो डिस्ट्रक्शन के साथ आई है, मतलब जो फ्रीडम होती है ना वो डिस्ट्रक्शन के साथ आती है। जो मैंने पहले बताया हुआ कि आज़ादी बर्बादी के साथ आती है, ठीक है। आपको लगता है वो आज़ादी है पर वो कई बार बर्बादी बन जाती है, ठीक है। तो ये बताया गया इसमें। लॉस के बारे में बताया कितना लॉस हुआ लोगों को, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। भाई यही है कि भाई एक वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी थी ये जो हमारी पार्टीशन था, जिसमें कि सिर्फ लॉस नहीं था बाकी ह्यूमन लाइफ को भी लॉस हुआ था। लोगों ने अपना घर खो दिया था, अपना लव खो दिया था, अपनी आइडेंटिटी खो दी थी, अपनी बिलोंगिंग जो थी उनकी, सामान था, घर था, वो खो दिया था। इसमें देखिए रामलाल के बारे में बताया हुआ जो कि मैंने ऊपर बता चुका हूँ आपको। और उनको ये बताया हुआ वो अपनी कंट्री में, सियालकोट पहले उसकी अपनी कंट्री में आता था इंडिया में, अब वो उसमें एक रेफ्यूजी की तरह, रेफ्यूजी होता है ना, मतलब जो माइग्रेट करके आ जाते हैं उसको रेफ्यूजी कहते हैं, उनकी तरह रह रहा था वहाँ पे। और उसका अपना घर था। आप सोचिए आप एक जगह पर रह रहे हो 15 साल से 20 साल से, ठीक है, और एकदम से पार्टीशन हो जाए और आपको अब उसी जगह पर ऐसे रहना पड़े कि आप तो भाई दूसरी कंट्री से आए हो, आप तो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप तो यहाँ पर माइग्रेट करके भाग दौड़ के आ गए हमारी कंट्री में, आपको ऐसा रहना पड़ रहा है उसी कंट्री में, उसी जगह पर जहाँ पर आप पहले रहते रहे, आपको जहाँ पहले करता है, आप जहाँ पे पैदा हुए हो, अब आपको उसी कंट्री में एज ए रिफ्यूजी रहना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। वो अपनी कंट्री में अनवांटेड बन गए थे, मतलब अपनी कंट्री के लोग उनको चाहते नहीं थे कि हमारी कंट्री में रहिए, समझ रहे हो, ऐसी आ गई थी। तो आप समझ सकते हो। आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के बारे में भाई वही है, आइडेंटिटी और बिलोंगिंग दोनों लॉस्ट हो गई थी भाई पार्टीशन के टाइम पे। हिंदू मुस्लिम दोनों अलग हो गए, दोनों की आइडेंटिटी अलग हो गई, दोनों बिलोंगिंग अलग हो गई थी, दोनों की बिलोंगिंग भैया भाई, दोनों को रहने की जगह हो गई, दोनों आइडेंटिटी अलग हो गई भाई, हिंदू मुस्लिम बन गए, ठीक है। पहले सब एक थे तो आइडेंटिटी सेम थी, अब आइडेंटिटी अलग हो चुकी है, बिलोंगिंग जो थी आपस में रहने का वो सब अलग हो चुका है। कैसे कैसे क्या हुआ सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वायलेंस क्या हुआ, हेट्रेड कैसे फैली, ये बताया हुआ भाई कि वायलेंस कैसे भेजी, क्या क्या वायलेंस हुआ, ठीक है। और आप बताया हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं अपने आप से इसको, ठीक है। ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, वैसे मैंने बता दिया, ये सब कुछ पता है, ऊपर बता चुका हूँ मैं, बस उसको अलग अलग से पॉइंट बनाया हुआ है, कोई एग्जाम में अलग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे पूछो लव एंड सेपरेशन के बारे में बताओ, क्या लव एंड सेपरेशन की थीम के बारे में बताओ, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सीधे इसको लिखेंगे, आपके एग्जाम में आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ ऊपर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आप इसको अपना पढ़ेंगे तो आपको करेक्टर स्केच पे आता है, करेक्टर स्केच अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। करेक्टर स्केच तो भाई इंपॉर्टेंट होता ही होता है, ठीक है। रामलाल के बारे में बताया कि रामलाल क्या है, कैसा करेक्टर है, आपको बताया मैंने, लड़का था, हिंदू लड़का था, ऐसे रहता था, पार्टीशन के बाद वो ऐसा हो गया, टिकट डिस्ट्रॉय हो गया, उसने इतना कुछ वॉयलेंस देख लिया, मेंटली और इमोशनली वो था, इफेक्ट हो गया था भाई वो, ठीक है। उसने काफ़ी सारी सर्वाइवल मतलब डीप स्ट्रगल देखा, उसने काफ़ी सारे मतलब दिक्कतें उसने फेस करी। उसने जो फ्रीडम वो चाहता था कि हमारी कंट्री को मिले, वो फ्रीडम उसको पता नहीं था कि ऐसी फ्रीडम मिलेगी हमें, ठीक है। और फिर नूर के बारे में बताया कि नूर को लड़की थी, मुस्लिम गर्ल थी ये, ठीक है, ये थी इंटेलिजेंट थी, ये थी, सब कुछ बताया हुआ इसमें, कैसे कैसे बाउंड्रीज थी। उसने प्रोटेस्ट लाउड नहीं करा पर फिर भी उसकी सैडनेस थी, स्पीक करती थी वॉल्यूम्स को, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है। रामलाल की फैमिली के बारे में बताया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आज़ादी के बारे में बताया कि आज़ादी का मीनिंग क्या होता है और क्या मीनिंग निकल के आया था। आज़ादी के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कि हमें अंग्रेज़ों से वो मिलेगी, अंग्रेज़ों के अंदर नहीं रहना पड़ेगा हमें, हमको इंडिपेंडेंस मिलेगी, ठीक है, ब्रिटिश रूल जो कि हमारे एक उसका, और एक फ्रीडम ये होती है जो हमें पेन और डिस्ट्रक्शन देके जाती है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं इंडिपेंडेंस के, तो ये बताया हुआ सब कुछ आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताया हुआ पढ़ सकते हैं आज़ादी के बारे में, ये मतलब सब कुछ मैं बता चुका हूँ एक बार ना, मतलब ऊपर की मैंने स्टोरी बता दी ना, अभी उसमें से सब कुछ घुमा फिरा के आएगा, एक बार सब स्टोरी बता देता हूँ ना मैं, स्टोरी के अंदर से अब बातें बनाई हुई हैं, ठीक है। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना उस तरह से मैंने बनाया हुआ है इसको, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ नहीं बताएगी, इन चीज़ें ऊपर वाली हैं, बट ऐसा एक क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने अलग से इसको लिखा हुआ है ताकि आप क्वेश्चन आए तो आप सीधा ये चीज़ लिख सकें, ठीक है। आपको समझना ना पड़ेगा मैं क्या लिखूँ उसमें, तो ये कुछ चैप्टर था आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, एक बार ऊपर आ जाता हूँ इसको, बात कर लेते हैं पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे इसकी, ठीक है। सारे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लिखा हुआ है, आपने देखा कितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब इसकी पीडीएफ मिलेगी कैसे भाई, देखो वैसे पीडीएफ पेड है, ठीक है, वैसे आपको पेड मिलती है पीडीएफ, ठीक है, मतलब आपको पता है पेड होती है, पर फिर भी मैंने फ्री में आपको यहाँ पर दिखा दिया है। और अगर आपको है कि नहीं मैं तो खरीदना चाहता हूँ, मैं अपने आप खरीद के इसको पढ़ लूँगा अपने आप में से, मैंने समझ तो लिया यहाँ पर, मैंने पूरी स्टोरी समझ आ गई है, बट अब मेरे को ये याद करना कुछ पढ़ लेगा, मतलब कुछ मतलब पढ़ लूँगा ना तो मेरे को इंग्लिश में समझ आया कैसे लिखा, क्योंकि मैंने हिंदी में समझाया, काफ़ी बच्चों को ये होता है भाई इंग्लिश में अपने आप नहीं लिख पाएंगे, तो उनको ये मैंने स्टोरी समझ ली, अब मैं इसको पढ़ लूँगा ना तो मेरे को एक समझ आ जाएगा कि मैं इसको इंग्लिश में लिख के क्या मेरे को वर्ड्स मिल जाएंगे जो मैं इंग्लिश में वहाँ पर लिख के आ सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को पीडीएफ चाहिए होगी, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए भाई तो मैंने काफ़ी मिनिमल प्राइस रखे हैं, ठीक है, 50 रुपीज़ की आपको ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। 50 रुपीज़ काफ़ी मिनिमल प्राइस होते हैं, और सिर्फ मैंने इसलिए मांगे 50 रुपीज़ भी क्योंकि भाई जिसने पीडीएफ लिखी है, बनाई है, 21 पेज की पीडीएफ जो बनाई है, लिख के टाइप करी है, उसको भाई कॉस्ट देनी पड़ती है, उसकी भी कुछ इनकम जाती है मेरी तरफ से, उसको पैसे देना पड़ता है, तो उसकी सिर्फ कॉस्ट कवर करने के लिए मैं अपने कमाने के लिए यहाँ पर नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे उसकी भी कवर करनी पड़ती है कॉस्ट जो उसको लगी
किया है बनाने के लिए, क्योंकि कंटेंट मैंने दिया है पर लिखा तो उसने है ना भाई, तो फिर ये बात होती है। तो उसके कवर करने के लिए मैं आपको सिर्फ 50 रुपीज़ मांगा, काफ़ी मिनिमल अमाउंट है भाई, पास होने के लिए दे सकते हो। आप लगा सकते हो कि अपनी पढ़ाई के लिए 50 रुपीज़ तो आप दे सकते हो अपना, अगर आपको पास होना है तो 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करना तो आपका बनता है, ठीक है। 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे, आप पास हो रहे हो तो भाई क्यों ना करें 50 रुपीज़, काफ़ी मिनिमल रखा। बाकी यूट्यूबर तो भाई 100 से नीचे प्राइस रखते हैं इन चीज़ों का, पर फिर मैंने 50 रुपीज़ रखा हुआ है हर PDF का प्राइस, ताकि आप उसको ईजिली परचेज कर सको और अपने आप पढ़ सको। कि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहो, कभी भी जाओ, मेट्रो में जा रहा हूँ मैं पढ़ लूँ, घर में बैठा हूँ मैं पढ़ लूँ, मेरे को वीडियो ना खोलनी पड़े बार बार, जो मेरे को पढ़ना है अपने आप मैं स्क्रॉल करके उसमें पढ़ लूँ। तो आपको PDF परचेज करनी पड़ेगी यार, ठीक है। और PDF परचेज करनी है तो कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको एक वो मिल जाएगा, जीमेल आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, मेरी मेंशन हो जाएगी, ठीक है। उस पर आप जाके कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट कर दोगे अपनी, मतलब उस पर जाकर कमेंट नहीं करना, आपको जीमेल आईडी मेरी मिलेगी, जीमेल आईडी को जाओ अपनी जीमेल पे, उस आईडी को डालो, मेरे को जीमेल आईडी पे उस पर मैसेज करो, ठीक है। मैसेज करोगे वहाँ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, वहाँ पे हम बातचीत कर लेंगे कैसे क्या खरीदना है, ठीक है। आप पेमेंट वगैरह वहाँ पे कर देना, वहीं पे आपको इमीडिएटली मैं हाथों हाथ आपको PDF हैंड ओवर कर दूँगा, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कभी भी, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने हैं, ये तो मैं बताना भूल ही गया था। और आप क्वेश्चन जो वीडियो बंदे देख के यहाँ से एग्जिट कर गए होंगे, वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, उनके काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे वीडियो खत्म हो चुकी है, पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, मेन पार्ट अब आया है, ठीक है। और उनके लिए ये मेन पार्ट जो पास होना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी तो होते हैं कि पास होना चाहते ही नहीं है वो, मतलब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं फिर कहेंगे क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए, सिंपल क्वेश्चन मैं बताऊँ ना आपको, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप कहो कि भाई इसमें सीधा पूछा जाएगा कि जैसे पहले नोवेल में ये था, पहला जो चैप्टर था यूनिट थी, उसमें पूछा जाता है कि स्टोरी क्या होती है, प्लॉट क्या होता है। सीधा ऐसे पूछा नहीं जाता है कि प्लॉट के बारे में बताओ प्लॉट क्या होता है, स्टोरी बताओ स्टोरी क्या होती है, या राइमिंग बताओ राइमिंग क्या होती है, मतलब इस ऑथर के बारे में। तो सीधा ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। तो भाई कॉलेज में आ गए हो अब आप, सीधा नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, पर आएगा PDF में इसी से आंसर, क्योंकि सब कुछ पूरी थ्योरी कंप्लीट है इसमें, क्योंकि आएगा इसी में से आंसर, बस वो घुमा फिरा के आएगा। घुमा फिरा कैसे आएगा, जैसे आप लगा लीजिए इसमें स्टोरी के बारे में पूछा हुआ कि स्टोरी के, आप एग्जामिनर को पूछना है कि स्टोरी और प्लॉट जो है ना, जो नोवेल के अंदर होते हैं, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक नोवेल के अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना है, तो सीधा ये नहीं पूछेगा कि स्टोरी और प्लॉट के बारे में बताओ, नहीं, इसी को वो ऐसे पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा के लिख देगा उसको कि एक जो प्लॉट स्टोरी होती है और एक प्लॉट होती है नोवेल की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है स्टोरी में, जिससे कि एक इंगेजिंग बनती है स्टोरी, जिससे कि रीडर में पढ़ने में आसानी होती है और एक इंगेजमेंट बनती है। एक इमेजिनेशन वर्ल्ड तो होती है, उसमें ऐसी स्टोरी प्लॉट डालेंगे तो ये काफ़ी इंगेजिंग बन जाती है। ऐसा कुछ लिख देगा बड़ा बड़ा, ठीक है। आपको लगेगा भाई क्या लिखा है, पर उसमें पूछा क्या हुआ है, पूछा तो वही हुआ है ना भाई, स्टोरी क्या होती है, प्लॉट क्या होती है, समझ रहे हो। पूछा उसमें वही हुआ है कि स्टोरी के बारे में बता दो और प्लॉट के बारे में बता दो, बस मैं थोड़ा घुमा के बोल दिया है, थोड़ी ना खास बता दी ताकि आपको समझ ना पाओ आप क्या है। नॉर्मल बच्चा समझ नहीं पाएगा, नॉर्मल बच्चा पता क्या समझेगा, वो सब सिर्फ ये समझ पाएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि स्टोरी का होती है प्लॉट का होती है, तो वो समझ पाएगा तो वो लिख देगा। बट इसी को उसने घुमा फिरा के लिख दिया कि स्टोरी ऐसी होती है, नॉवल के अंदर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, प्लॉट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जिसमें 2 मिनट ऐसे कर देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट करती है। कैसे आपको क्या लगता है, आप अपना बताइए, ओपिनियन दीजिए। पूछा इसमें वही हुआ है, स्टोरी क्या होती है, प्लॉट क्या होती है, बट उसको घुमा फिरा के पूछने थे। बंगाल के पैमाने के बारे में आपको बताया क्या करे आया था वहाँ पे, सीधा नहीं पूछेंगे क्या होता है बंगाल पैमाइन, घुमा फिरा के पूछेंगे। बंगाल पैमाने के टाइम पे लोगों ने इतनी सफरिंग फेस करी थी, इतनी दिक्कतें हो रही थी लोगों को, इतने मतलब पॉवर्टी फेस करी, इतनी वो करी, ठीक है, लोगों को इतना हुआ, फिर भी सन्यासी जी ने ये करा। अब बताइए इसके बारे में कमेंट कीजिए। आप अगर आपने नॉर्मल बच्चे हैं आप समझ नहीं पाएंगे भाई क्वेश्चन पूछा गया, बट अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, पूछा सिंपल चीज़ पूछा हुआ है इसमें कि बंगाल फेमाइन क्या था, सन्यासी से ने क्या रोल प्ले करा, सीधा ये क्वेश्चन बना है इसका। बट उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया, थोड़ी स्टोरी बना दी क्वेश्चन की, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, और ना पढ़ने वाले यहीं से एग्जिट कर जाए, वो फेल हो जाए, ठीक है। बट अगर आपने पढ़ा है इस PDF, आंसर इसी PDF से आएगा, बट आपको क्या है थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया उसको, ताकि बच्चा थोड़ा सा सोच, अपना दिमाग लगाए समझने के लिए क्या इसमें पूछा गया, ठीक है। बाकी आंसर सेम आएंगे, तो थोड़ा सा भाई क्वेश्चन को समझना। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, तो उसके बारे में सिंपल टिप दूँ आपको। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है ना, स्टोरी होती है, प्लॉट होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ऐसे ऐसे होती है, किसी करती है, बोल करती है, पूरा पढ़ लो उसके बारे में। बस ये पढ़ लो कि मैंने क्या पढ़ा है इस क्वेश्चन, मैं बुक से क्या पढ़ के आया हूँ, बस वो लिख दो। आपने बुक से पूरा कुछ नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा बुक में प्लॉट और स्टोरी के बारे में पढ़ा है आपने, प्लॉट और स्टोरी के बारे में लिख के वही आंसर बनेगा इसमें। जैसे उसमें पूछा हुआ था कि भाई एक बंगाल फेमाइन था, इसमें लोग ऐसे सफरिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, सन्यासी से नहीं कर रहा था, वो कर रहा था। क्वेश्चन देख लिया, अब आप देखो इसमें से मैंने क्या पढ़ा हुआ है क्वेश्चन चैप्टर में से तो आंसर आएगा, ऐसे थोड़े बाहर से कुछ निकाल के पूछ लेंगे, वो चैप्टर में से आएगा। अब आप सोचो मैंने क्या पढ़ा हुआ था, मैंने PDF से क्या पढ़ा था, आपने PDF से क्या पढ़ा, बंगाल फेमाइन के बारे में पढ़ा है और सन्यासी कौन थे उनके बारे में पढ़ा है। अब आप क्या करोगे, उन दो के बारे में लिख दो, आंसर वही बनेगा। मतलब समझ रहे हो, घुमा फिरा के क्वेश्चन PDF से ही आएगा, बट वही घुमा फिरा के आएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आपको जहाँ भी दिखे, जो मेरी बुक का वर्ड लिखा हुआ है, बुक के बारे में जो भी टॉपिक था, बस वो टॉपिक लिख दिया। आपको पता है सन्यासी का टॉपिक बुक में था, क्वेश्चन में देखिए सन्यासी के बारे में, आपको लगे सन्यासी के बारे में कुछ ना कुछ पूछा हुआ है, सन्यासी के बारे में पूरा छाप के आ जाए, वही आंसर बनेगा आपका, समझ रहे हो। तो मैंने टिप दिया आपको, जो बच्चे अब तक देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, जो नहीं देख रहे भाई उनको
दिक्कत हो सकती है एग्जाम में, फिर वो कहीं क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। बाकी आप PDF परचेज कर सकते हैं और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं ऐसी और भी वीडियो डालने वाला हूँ और गवर्नमेंट जॉब वगैरह की भी वीडियो डालने वाला हूँ। मैं ऐसा नहीं सिर्फ मेरी डालूँ, गवर्नमेंट जॉब, वर्क फ्रॉम होम, सबके बारे में वीडियो डालने वाला हूँ मैं आगे भी एग्जाम के बाद आपके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।